अगर इथेनॉल पे गडकरी साहब का इस्तीफा मांगा जा रहा है तो क्या गलत है? कांग्रेस ने 70 साल देश लूटा। किस कांग्रेस ने लूटा? ये कहना चाहिए ना कि कांग्रेस के नेताओं ने लूटा, जिसमें से मैक्सिमम आज बीजेपी का हिस्सा बन के फिर लूट रहे। क्यों ऐसा है अभिनय कि तमाम बड़े लोग वो नहीं बोले इस प्रोटेस्ट के ऊपर? एक भाई साहब हैं जो दूरदर्शन पे आज बोलने के लिए सरकार से ही 15 करोड़ रुपए ले रहे हैं। अगला इस्तीफे का नंबर उनका भी है कि सोनम वांगचुक चीन से फंडिंग लेते। अभी पीछे पीछे एक कंट्रोवर्सी हुई है खान सर को लेकर, मैं आपके विचार जानना चाहता हूँ। खान साहब का पॉडकास्ट आया, लोगों को लगा कि खान साहब अपना दर्द बयां करेंगे, लेकिन खान साहब ने अपना दर्द बयां ना करके अपना घमंड, अपना ईगो, अपनी महानता बयां कर दी। अगर सीजेपी प्रोटेस्ट की बात करें तो जब सीजेपी प्रोटेस्ट को लोग ये कह रहे थे कि अब ये खत्म हो गया, बेबाक कैसे हो गए हमारा देश का युवा, इतना निडर कैसे हो गया कि वो लाठी खाने के बाद भी उनको चॉकलेट दे रहा है पुलिस वालों को। जेनजी जनरेशन जो अपने माँ बाप की भी अंधभक्ति नहीं करती। मीडिया आज उन युवाओं के भविष्य पे उंगली उठा रही है जिस मीडिया का खुद का भविष्य ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पे है। मतलब आप लड़कियों पे लाठी मार सकते हैं, आप लड़कियों के कपड़े फाड़ सकते हैं। 4-5 टीचर्स को कॉल गया जिसमें से आप एक थे। भी थे। हाँ, मैं भी था एक। क्योंकि हो सकता है ये लोग जाते होंगे एक दूसरे के यहाँ पत्तल चाटने, हम लोगों का थोड़ा हिसाब किताब अलग है। 107 करोड़ का ऑफर मिला था। मैंने आपको अभी दिखाया, मैंने तो कंपनी के मालिक को आपको मैसेज करके पूछा। अच्छा, जिसने सीजीपी बनाया कैसा आदमी है? मैं जाते जाते आपसे अभिजीत के बारे में 2-4 बातें पूछ लेता हूँ। कैसे देखते हैं आप चंदा चोरी को? मैं एलआईसी को एक्सपोज करूंगा, पूरा उसका मैं डेटा इकट्ठा कर रहा हूँ, बट एलआईसी इज नॉट गोइंग इन द गुड डायरेक्शन। जो है मेहनत बर्बाद हो गया, इतना डर का विषय नहीं, जितना डर का विषय ये है कि लोग इस डर से किताब छोड़ दे रहे हैं, तैयारी नहीं करना चाहते कि सिस्टम खराब है। सोनम वांगचुक को सफदरगंज से मेदांता में क्यों शिफ्ट करने की जरूरत पड़ी? यानी सफदरगंज उतना अच्छा हॉस्पिटल नहीं है जितना मेदांता। ये आंधियों से कह दो कि औकात में रहे, मेरे 3 अंडरवियर उड़ चुके हैं। तो आज हमारे साथ हैं अभिनय। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू वेरी मच। अभिनय की कहानी बहुत सारी है, लेकिन अभिनय चर्चा में है प्रोटेस्ट को लेकर, अभिनय चर्चा में है राहुल गांधी के साथ, अभिनय चर्चा में है अंजना ओम कश्यप को लेकर, अभिनय चर्चा में है तेज तर्रार बोलने को लेकर, अभिनय चर्चा में है पता नहीं कितनी सारी चीज़ों को लेकर, FIR के ऊपर, ये ऊपर वो ऊपर। तो अभिनय भाई, इतनी चर्चा में काहे रहते हो? अरे सोनू भाई, मैं ये चीज़ें, अगर मैं अपने प्रोटेस्ट की कहानी बताऊं तो 2013 हमारा पहला प्रोटेस्ट था, जब एक बार पेपर लीक हुआ SSC का। सरकार ने इनकार किया कि पेपर लीक नहीं है, जैसे आज की सरकारें करती हैं। उस वक्त की भी सरकारें मानती नहीं थी कि पेपर लीक है, और उसके बाद Tier 2 भी हो गया, यानी मेंस एग्जाम। उसके बाद सरकार को समझ में आया कि नहीं यार, लीक था, पेपर कैंसिल करना पड़ेगा, और कैंसिल हुआ। वो पहले प्रोटेस्ट की सफलता थी। तब कोई जानता भी नहीं था, तब सोशल मीडिया इतना नहीं था। प्रोटेस्ट हुआ, सरकार तक बात पहुंची और उन्होंने कैंसिल कर दिया। उसके बाद 2017 का एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ जिसमें CBI जांच हुई। बहुत लोगों को उस दौरान भी लाठियां पड़ी और एक लंबा संघर्ष करना पड़ा, एक लंबा प्रोटेस्ट चला दिन रात, तब पेपर कैंसिल हुआ। उसके बाद जब ये सोशल मीडिया आया तो फिर हमने ऑनलाइन प्रोटेस्ट काफ़ी किए, जैसे कि एक मोदी जॉब दो वाला था, बेरोजगारी को लेकर के हुआ था, वो भी मैंने इनिशिएट किया। और तब से ये लंबा सफ़र चल रहा है, जो आज अगर CJP प्रोटेस्ट की बात करें तो जब CJP प्रोटेस्ट को लोग ये कह रहे थे कि अब ये ख़त्म हो गया, कोई नहीं आएगा, तो उस प्रोटेस्ट पे मैं गया, पहला शिक्षक कह लीजिए, पहला इन्फ्लुएंसर, पहला आदमी ऐसा जिसने मंच से बताया कि नहीं भाई, ये आवाज़ हम सबको बुलंद करनी है, क्योंकि ये आवाज़ सिर्फ कॉकरोच जनता पार्टी की नहीं है, ये पेपर लीक पे तमाम उन युवाओं की आवाज़ है जिसको मैं देख रहा हूँ कि लोगों की आंखों में किस तरीके से सपने मरते जा रहे हैं। क्या इस पूरे के पूरे प्रोटेस्ट का क्रक्स है पिछले 1-1.5 महीने में? अभिनय, आप वहाँ थे, आपने बहुत नज़दीक से देखा, स्टेज पर आपकी स्पीच बड़ी वायरल हुई और आपने पूरा कटाक्ष किया, मतलब बिना डरे कटाक्ष किया। बहुत सारे लोग घबराते हैं सरकार से सवाल पूछने पर, लेकिन मैं जब आपको देख रहा था वहाँ बोलते हुए तो मुझे वो डर कहीं नज़र नहीं आया। छोटे बच्चे हैं वहाँ पर, 14 साल, 15 साल, 18 साल के बच्चों ने लाठियाँ तक खाई, और इतना
मतलब बेबाक कैसे हो गए हमारा देश का युवा, इतना निडर कैसे हो गया कि वो लाठी खाने के बाद भी उनको चॉकलेट दे रहा है पुलिस वालों को, लाठी खाने के बाद भी उनको पानी पूछ रहा है, लाठी खाने के बाद ही मुस्कुरा रहा है, मीम बना रहा है, इतना बेबाक कैसे हो गया? देखो, मैं तो इस जनरेशन को पिछले 1 डेढ़ साल से नोटिस कर रहा हूँ और मैं ये समझता हूँ कि इस जनरेशन को सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो लोग नहीं करेंगे वो पीछे छूट जाएंगे। जैसे मैं हमेशा लिखता हूँ ट्विटर पे कि अब कुछ नेता आउटडेटेड हो गए हैं। ये सही बात है। आउटडेटेड से मेरा मतलब होता है कि आप इस नई जनरेशन को समझ नहीं पा रहे। ये वो जनरेशन है, जेनजी जनरेशन, जो अपने माँ बाप की भी अंधभक्ति नहीं करती। ये अंधभक्ति वाली जनरेशन नहीं है। इसको हर बात पे लॉजिक चाहिए। ये वो जनरेशन है जो पढ़ते पढ़ते किताब हाथ में है और वॉशरूम चली जाएगी। हम लोग कहते हैं नहीं यार, बुक लेके वॉशरूम नहीं जाना चाहिए। ये हमें बताएगी नहीं, आप लॉजिक दीजिए कैसे, क्यों क्यों नहीं नहीं जाना जाना चाहिए। चाहिए? ये वो जनरेशन है जो ये कहती है कि यार, आज हम भगवान को मानते हैं, भगवान हमारे दिल में है, लेकिन हम मंदिर इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि पुजारी वहां पे आए हुए श्रद्धालुओं से अत्याचार कर रहे हैं। ये वो जनरेशन है जो ये कहती है कि यार, भगवान के मंदिर में चोरी करने वालों के मन में कैसे वो आस्था और श्रद्धा हो सकती है कि हम भी उस राह पे चलें। तो ये जनरेशन हर बात पे सवाल उठाने वाली जनरेशन है। इसी को ना सरकार ने समझा, ना ही लोग समझ पा रहे हैं, इसलिए वो आउटडेटेड होते जा रहे हैं। तो ये अलग टाइप के लोग हैं, इनका साहस अलग तरीके का है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तो कम से कम 1000 से भी ज़्यादा लोगों से बात की होगी उस प्रोटेस्ट स्थल पे। जब मैं उन्हें सुनता हूँ तो मैं खुद उनकी बातों से चौंकता हूँ कि ये किस तरीके की बात करते हैं। इसमें कितने ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि नहीं यार, मैं नीट नहीं दिया, मैं तो जॉब कर रहा हूँ, अभी मैंने ज्वाइन किया है जॉब, मेरा ग्रेजुएशन भी हो गया, लेकिन जब बात आ रही है अच्छा देश हित की, देश में पेपर लीक हो रहे हैं, तो मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूँ। हमारे टाइम पे मैं आपको बता दूं, हम लोग दोस्तों का साथ भी बड़ा सोच समझ के देते हैं। हाँ। देते हैं कि नहीं? ये वो जनरेशन नहीं है। ये दोस्ती के लिए कुछ भी कर बैठती है। हमारे लिए दोस्ती में पता है क्या है? 8-10 साल पुरानी हो, 12 साल पुरानी हो, इनके लिए ऐसा नहीं है। ये कल तो मिले ये बड़ी होंगे किसी प्यारी से। हाँ। जनरेशन है। ये तुरंत भरोसा करने वाली जनरेशन है कि हाँ। कलीग्स पे भरोसा कर लिया, अच्छा भी ये दोस्त हो गया। तो ये अलग टाइप की जनरेशन है। हमें इस जनरेशन को समझना पड़ेगा और इसको समझने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि जिस समय रैना को इस देश के तमाम इंटेलेक्चुअल लोगों ने नकारा, गलत कहा, उसी का जब कमबैक हुआ तो ये जनरेशन फिर उसके साथ खड़ी हो गई। क्योंकि ये जनरेशन ये मानती है कि अगर फ्रस्ट्रेशन है तो आप गाली देकर निकाल दीजिए। ये वो जनरेशन है। हमारी आपकी वाली जनरेशन ऐसी भी थी जो फ्रस्ट्रेशन गाली नहीं दे रही है, लेकिन किसी पे हाथ उठा देगी। फ्रस्ट्रेशन में हाथ उठा दिया सर, मैं इसको इनडायरेक्टली बता रहा हूं। तो ये वो जनरेशन है जो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालती रहती है। अब वो गाली के जरिए निकाल रही है या कुछ भी मीम बना करके निकाल रही है। इस जनरेशन से आप बिहार की भाषा या झारखंड की भाषा में कहें तो सक नहीं सकते। इस जनरेशन से आप नहीं सक पाएंगे। तो वहाँ क्या अभिनव वहाँ देखा जिसने मन को बहुत हिलाया भी सही, और कहते हैं ना कुछ चीज़ें टच कर जाती हैं इस जी प्रोटेस्ट में, जी। क्योंकि लाखों लोग वहाँ पहुँचे लेकिन बहुत सारे लोग नहीं पहुँचे। तो ऐसा क्या वहाँ पर हो रहा था जो लगता था कि नहीं यार, ये लोग इस लेवल पे भी शांति के साथ ये काम कर सकते हैं, हमने कभी सोचा नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात थी कि जैसे ही लोगों को समझ में आया कि लड़ाई पेपर लीक और भारत की शिक्षा व्यवस्था को लेकर के है, तो वहाँ ऐसे लोग भी आए जो नहीं पढ़ पाए, जो अभी तक अनपढ़ हैं, लेकिन वो सिर्फ सपोर्ट करने आए कि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए देश में अच्छी शिक्षा व्यवस्था मिले। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। और इस प्रोटेस्ट का सबसे यूनिकनेस जो है वो ये है कि ये लोग लाठियां खाने के बाद, मार खाने के बाद भी गए नहीं। आज आप जाएंगे जंतर मंतर पे तो मंच के अलावा एक मंच उन लोगों का भी लगा हुआ है जिसकी टांग टूटी हुई है, जिसकी दोनों पैरों में फ्रैक्चर हो गया, वो भी वहाँ अभी भी अभी भी बैठा, बैठा है। अभी भी बैठा है। वहाँ वहाँ लोग आते हैं। अब आप मिलेंगे तो देखेंगे कि वहाँ वो सब लोग बैठे हैं जिनको मार पड़ी है, सबूत लेके बैठे हैं वो मार का। तो ये बड़ी हिम्मत की बात थी और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। देखिए, संविधान ये हमें अधिकार देता है कि हम अपनी आवाज़ को उठा सकें। गलती यहाँ पूरी की पूरी सरकार की थी, चाहे वो पुलिसकर्मी घायल हुए, चाहे लोग घायल हुए, कि जब ये कहा जा रहा था तो सरकार ने इनको इतना अंडररेटेड क्यों समझा, क्यों सरकार को लगा शायद उसके पीछे की एक और जिम्मेदारी मीडिया की भी है, जिसने जनता के फीडबैक को, जनता के गुस्से को सरकार तक पहुंचने ही नहीं दिया। सबसे बड़ी गलती मीडिया की है कि वो पहुंचने ही नहीं दिया। मीडिया ने क्या दिखाया? सीजेपी में लोग नहीं है, नेगेटिविटी ऑफ सीजेपी दिखाई, इस आंदोलन की नेगेटिविटी को दिखाया। कि इस कोई नहीं है वहाँ पे, कोई कोई नहीं है। चिंता की बात तो नहीं है। ये सरकार
उसके साथ मीडिया ने भी विश्वासघात किया है। अगर शायद सरकार तक भी ठीक चीजें पहुंची होती तो ये नौबत नहीं आती कि पुलिसकर्मी घायल हो रहे हैं, इस देश का युवा घायल हो रहा है, ये नौबत ही नहीं आती। इसके लिए पूरी तरीके से मीडिया जिम्मेदार है। मीडिया आज उन युवाओं के भविष्य पे उंगली उठा रही है जिस मीडिया का खुद का भविष्य ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पे है। ये जो एक और पीढ़ी है जो इस टीवी चैनल्स को देख रही है, वो पीढ़ी जैसे ही खत्म होगी, मीडिया का भविष्य खत्म है। आज हम आपके जैसे लोग या फिर ये जेनजी जनरेशन ये मीडिया नहीं देखती। ये बात सच की करती है, ये तो बात अभिनय दिल से करती कितने है। कितने दिन रहे वहाँ पर प्रोटेस्ट में? मैं सबसे पहले जब गया तब तो वो जो आप स्पीच की बात कर रहे हैं, जब बहुत कम लोग थे और मैं ये कह के गया कि मैं आ रहा हूँ ताकि मैं भी उस आवाज़ को और बड़ा बना पाऊँ। उसके बाद तो मैं रेगुलर जाता रहा हूँ। बीच बीच में सोनम वांगचुक जी से मिलने गया। तब मुझे जब जब मुझे लगा कि कुछ गलत होता है तो मैंने पर्सनल तौर पे भी लोगों को समझाया। जैसे पुलिस पे किसी ने बयान दे दिया, धर्म पे किसी ने बयान दे दिया, भगवान पे किसी ने बयान दे दिया, तो मैं इन लोगों को सचेत करता रहा हूँ। मैंने इनको कहा कि देखिए, इस देश में बहुत दिनों बाद कोई आंदोलन हो रहा है जिस पे जनता भरोसा कर रही है। तो अगर हम इतने बड़े भरोसे से इस स्तर पे पहुंच गए तो इस आंदोलन का मैं नहीं चाहता कि यूं ही दमन हो जाए, इससे कुछ हासिल ना हो। क्योंकि चर्चा तो भरपूर हो गई और आज जितनी भी चीजें देश में होती हैं, लोग सिर्फ चर्चा पे ही फोकस करते हैं, समाधान क्या है उस पर कम करते हैं। तो मैं चाहता था इस आंदोलन का कोई समाधान निकले, कोई हल निकले। तो इसीलिए मैं उनको बीच बीच में भी समझाता रहा। उसके बाद मैं जिस दिन ये हुआ है संसद मार्च, उस दिन भी मैंने अपनी आंखों से ये सब देखा है। उस दिन भी मैं लेकिन एज ए बहुत गलत हुआ, बहुत बहुत ही गलत हुआ। बहुत ही चाहे लोगों को लाठी लगी, चाहे पुलिस को ही लगी, लेकिन गलत तो दोनों तरफ से हुआ। गलत दोनों तरफ से था। और क्यों नहीं समझ पाए? सरकार ने अगर बातचीत का दरवाजा खोलना था तो एक दिन पहले क्यों नहीं मतलब खोला? आप लड़कियों पे लाठी मार सकते हैं, आप लड़कियों के कपड़े फाड़ सकते हैं, या आप मतलब मैं जब वो रील्स मेरे सामने आ रही थी तो देख के भी बहुत अजीब लग रहा था कि कोई पुलिस वाला ऐसा कैसे कर सकता है। देखिए, पुलिस की तो जिम्मेदारी है। अगर सरकार ने ये आदेश जारी किया है कि लोगों को रोकना है, तो नहीं पुलिस नहीं, क्या कर पुलिस अपने सकती है? दायरे में ही तो करेगी ना, नहीं दायरे से बाहर जाके कैसे कर लेगी? नहीं नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कह सकते सोनू भाई, क्योंकि पुलिस की संख्या कम है, लोगों की संख्या ज्यादा है, तो उसमें डर व्याप्त करने के लिए पुलिस लाठीचार्ज करेगी, लेकिन वो सरकार के कहने पर ही करती है। आप इसमें पुलिस को दोषी नहीं ठहरा सकते। अब आप इस बात पे सिखाएं कि पुलिस का मारने का तरीका गलत था, तो पुलिस का मारने का तरीका होता ही है गलत। पुलिस कब सही तरीके से मारती है? किसी को भी मारे पुलिस तो क्या सही तरीके से मारती है? नहीं, पुलिस का तो रवैया ही वही है, उसका मारने का तरीका ही वही है। तो जब सरकार ये कहेगी कि ये लोग आगे नहीं बढ़ने चाहिए, तो पुलिस कुछ भी करेगी। पुलिस तो आंसू गैस के गोले भी छोड़ेगी, पुलिस बुलेट गन भी छोड़ेगी, सब कुछ करेगी पुलिस। आप पूरी तरीके से इसमें पुलिस को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। पुलिस के ऊपर जिम्मेदारी है देश की सुरक्षा की, देश की रक्षा की, और सरकार अगर ये कह रही है कि लोग आगे नहीं बढ़ने चाहिए तो पुलिस को वो करना पड़ेगा। चलो, मैं आपकी बात 1 मिनट के लिए मान लेता हूँ। अब सवाल ये है कि ये सब कुछ करके हासिल क्या हुआ? अब सोनम जी ने अपना फास्ट तोड़ दिया, जी जी जी, ठीक तो है। ये आंदोलन सोनम जी का नहीं था कि आप ये नहीं कह फास्ट उन्होंने सकते। तोड़ दिया फास्ट है। तोड़ जो दिया। पहला डिमांड था रेजिग्नेशन का, वो अभी तक नहीं हुआ है, टिल जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जी हाँ, तो इसीलिए आंदोलन भी अभी तक खत्म नहीं हुआ है। आंदोलन की तो डिमांड ही यही है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा कराओ, और वो इसलिए ही है क्योंकि सरकार को लोग झुकाना चाहते हैं। जो सरकार आज ये सोच के बैठी है नहीं, जो हम कर रहे हैं वो सब सही है, जिस सरकार ने या सरकार के लोगों ने अपने आप को भगवान मान लिया है, तो ये उसका गुरूर तोड़ना क्यों चाहती है क्यों ये नहीं जनरेशन। रेजिग्नेशन आ रहा? इतना कुछ होने के बाद रेजिग्नेशन नहीं आ रहा, जबकि सोशल मीडिया पटा पड़ा है, हाँ, तो आपने धर्मेंद्र देखा प्रधान लोग इस्तीफा तमाम, दो सिर्फ, हाँ बिल्कुल, पटा पड़ा है, नैरेटिव मीम्स मीडिया ये बन रहे चला रही है हैं। कि सरकार इसलिए इस्तीफा नहीं चाह रही क्योंकि फिर अगले मंत्री का इस्तीफा मांगा जाएगा। तो क्या गलत है? अगर इथेनॉल पे गडकरी साहब का इस्तीफा मांगा जा रहा है तो क्या गलत है? बताइए, महंगाई रोकने में नाकाम वित्त मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है तो क्या गलत है? सही है, सब देश हित की तो बात कर रहे हैं। तो फिर कैबिनेट में बचेगा कौन? नहीं, आप अगर लाइए, नहीं, लोग इनके अंदर ये डर आना चाहिए कि देश ने आपको जिताया है, लेकिन देश चलेगा अभी भी जनता के हिसाब से। आपको समझना पड़ेगा इन लोगों ने क्या किया। ये विपक्ष को दुश्मन मानते रहे। आज मीडिया क्या नैरेटिव चलाती है? कांग्रेस ने 70 साल देश लूटा। किस कांग्रेस ने लूटा? कांग्रेस एक शब्द लूट सकता है क्या? यह कहना चाहिए ना कि कांग्रेस के नेताओं ने लूटा, जिसमें से मैक्सिमम आज बीजेपी का हिस्सा बन के फिर लूट रहे हैं। आप बताइए गलत कह रहा हूं तो? हेमंत बिस्वा शर्मा जिन्होंने कांग्रेस में देश लूटा, आज वो बीजेपी में देश लूट रहे हैं। इसका मतलब तो यही है। और ऐसे तमाम नेता है, शुभेंदु अधिकारी जिन पे आप
आरोप भ्रष्टाचार के लगाते थे कि तृणमूल कांग्रेस बंगाल को लूट रही है, आज वो फिर बीजेपी में आके बंगाल को लूट रहे हैं। कौन सी बीजेपी, कौन सी कांग्रेस, कौन सी आम आदमी पार्टी? लोग लूट रहे हैं। लोग लूट रहे हैं। वो लोग, सत्ता आती है इधर आ जाते हैं, सत्ता फिर जाती है उधर चले जाते हैं। ये हमें समझना पड़ेगा। अगर देश कांग्रेस ने लूटा होता तो आज कांग्रेस की पार्टी फंड में भी होते ना 20,000 करोड़ रुपए, वो तो नहीं है। तो लूट कौन रहा है एग्जैक्टली हमें समझना पड़ेगा। ये जनरेशन इस नैरेटिव पे आप इसे गुमराह नहीं कर पाएंगे कि पहले भी ऐसा होता था। सबसे ज्यादा ये बात कही जाती है कि पहले भी ऐसा होता था। ये विपक्ष में थे, ये क्या कहते थे? ऐसा नहीं होना चाहिए। पेट्रोल के दाम अगर 2 रुपए भी बढ़ते थे तो ये कहते थे ऐसा नहीं होना चाहिए। आज तो दूने हो गए। सिलेंडर का प्राइस बढ़ता था, ये कहते थे नहीं बढ़ना चाहिए। आज देखिए सिलेंडर की कीमत कहां है। ये सब कुछ कहते थे कि नहीं होना चाहिए, और जब आज इनको सत्ता मिल गई तो ये कह रहे हैं पहले भी ऐसा होता था। यानी ये इस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं कि पहले होता था इसलिए आगे भी होता रहेगा। पहले जब होता था तो आप मना करते थे ना ऐसा ना हो, और अब आप ही कहते थे। उसीलिए सरकार चेंज हुई ना। चेंज हुई, आपको इसीलिए चुना। इसीलिए चुना गया। इसलिए नहीं चुना था कि केवल चेहरे बदल जाएंगे, व्यवस्था वही रहेगी। हमने चेहरे भी तो नहीं बदले। चेहरे भी नहीं बदले। हमने तो व्यवस्था बदलने के लिए आपको चुना था कि आप व्यवस्था बदल देंगे। आप उसमें पीछे रह गए। यार आप बताइए, आपके कार्यकाल में लोग कहते हैं कि देश कितना बदल गया। क्या बदल गया? क्या आपने लाख स्कूल बंद कर दिए? ये देश बदल गया? आज पेपर लीक पे पेपर लीक पे पेपर लीक हो रहे हैं, ये देश बदल गया? महंगाई आसमान छू रही है, फ्रोजन फूड खिलाया जा रहा है। मैं ज्यादा बोलूंगा तो फिर कोई कंपनी आएगी, फिर डिफेमेशन भेज देगी। अरे कोई नहीं, तुमको तो हाँ, पुराना तजुर्बा है। तजुर्बा है, वो तो मिलते ही रहते हैं। डेफेमेशन तो मतलब आपने क्या चीज सुधार दी यार? आज महंगाई कंट्रोल करने के लिए फूड में स्थिति यह है कि अगर सरकार असली खाना बेचने लगे तो नॉर्मल आदमी खाना दूध अफोर्ड नहीं कर पाएगा। इतनी नकलीनेस है खाने में। और नकलीनेस कहाँ नहीं है? पेपर लीक हो रहा है तो उससे जो लोग सेलेक्ट हो रहे हैं वो नकली। आपने यहां तक सुना होगा कि जो टीयर गैस छोड़ी गई वो नकली थी, एक्सपायर हो चुकी थी। एक्सपायरी वो जो आ रहे थे उसके वादे नकली, भाषण नकली, आश्वासन नकली, सब कुछ नकली यार। जिस मंत्री को जो जिम्मेदारी दो वो उसे संभाल नहीं रहा। आपने देखा ना कि किस तरीके से नड्डा साहब इंटरफेयर कर रहे हैं। नड्डा साहब के यहाँ स्वास्थ्य मंत्री, नड्डा साहब शिक्षा की बात करेंगे। ये अकेले एक शिक्षा मंत्री की बात नहीं है। 80% पेपर लीक तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो डीओपीटी मिनिस्टर है उनके अंतर्गत हो रहे हैं। तो अगर लोग ये कह रहे हैं कि हम अगला इस्तीफा उनका मांगेंगे तो गलत नहीं कह रहे। लोग ये कह रहे हैं कि हम राजस्थान के शिक्षा मंत्री जिनको बात करना ठीक से नहीं आता, दिलावर साहब, उनका मांगेंगे। बिहार के शिक्षा मंत्री जो भूल जाते हैं कि उनको शिक्षा मिली है, वो बोलते हैं कि मुझे स्वास्थ्य की जिम्मेदारी दी गई है, उनका मांगेंगे। तो गलत क्या है भाई? जनता से आप चुनकर गए हैं, जनता के फीडबैक पे आपको सरकार चलानी पड़ेगी। हमने कोई देश परमानेंटली आपको बेच नहीं दिया है, आपको संभालने के लिए दिया है 5 साल के लिए। और जनता अगर आपसे असंतुष्ट है तो आपको उस फीडबैक को कंसिडरेशन देनी पड़ेगी। अगर आप नजरअंदाज करते रहेंगे तो इससे सबका नुकसान है, देश का नुकसान है। मोदी जी का रील रात को आ गया है कि नाउ वी आर गोइंग टू टेक एक्शन, और वो रील सब लोग देख रहे हैं बहुत अच्छे से। कैसे देखते हैं अभिनय? नहीं, उन्होंने कहा फास्ट ट्रैक कोर्ट। यार फास्ट ट्रैक कोर्ट रेप वाले मामले में भी है ना। कितने लोगों को सजा मिल गई? रेप रुक गई क्या? ये फास्ट ट्रैक कोर्ट का आप जो है झुंझुना पकड़ा देंगे और देश संभल जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल। हमें पेपर लीक को सोनू भाई समझना पड़ेगा। मैं आपको बताऊंगा, आप एग्री करेंगे। होता क्या है, जैसे मुझे एसएससी का एग्जाम कंडक्ट कराना है, मुझे 30 लाख लोगों का एग्जाम कंडक्ट कराना है, तो पर स्टूडेंट कॉस्ट देखनी पड़ती है। एग्जाम कराने की आप 100 रुपये बच्चे से ले रहे हैं फीस। उसके बाद आप गलत सवाल पूछ के उनसे 100 रुपये वसूलते हैं कि बताओ कौन सा सवाल गलत है। ये भी चल रहा है, यानी आप पैसा कमा रहे हैं। तो ये लोग जिसको जिम्मेदारी देते हैं, ये लोग ये देखते हैं कौन कंपनी सस्ते में एग्जाम कराएगी। जैसे मान लेते हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज आई, सिफी आई जो कि अभी तो बैन हो गई, एडुक्यूटी आई जो पहले से कई राज्यों में बैन थी। आप सारी चीजें देखेंगे उसका इतिहास कि किस कंपनी को काम देना चाहिए। ये सिर्फ एक चीज देख रहे हैं कि कौन कंपनी सस्ते में करा लेगी। ये भी नहीं देख रहे कि ये किसी जमाने में बैन भी हो चुकी थी, भले ही बैन बाद में खुल गया, इस पे आरोप था, इसके हाथ में बच्चों का भविष्य नहीं देंगे, लेकिन ये नहीं देख रहे। इनको लगता है अच्छा इसके लिए हमें टेंडर में कंप्रोमाइज करनी पड़ेंगी शर्तें, चलो वो भी कर लेते हैं। उसको आपने काम दे दिया। क्यों दे दिया? कुछ तो लालच रहा होगा, या तो उसने पार्टी फंड में पैसा दिया होगा, या वो बहुत सस्ते में करा रही है। तो एक कंपनी जो पार्टी फंड में चंदा देकर आई है, सबका यही हाल होता है, या सपोर्ट देके आई है किसी को, अब आप उससे ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि वो अपने पैसे की रिकवरी नहीं करेगी? आप बताइए। क्योंकि
आपने एक ऐसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जिसके पास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर आपकी तरह ही नहीं है। सरकार के पास आज ऑनलाइन कराने का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जिस कंपनी को दिया उसके पास भी नहीं है। टीसीएस की कम से कम क्रेडिबिलिटी है, उसके अपने कुछ सेंटर्स भी हैं, बाकी वो भी रेंट आउट करते हैं। तो आपने उसको ठेका दे दिया। आपने पिछले साल देखा भी होगा, एसएससी का आंदोलन हुआ जिसमें बताया गया कि तवेले में सेंटर्स थे, ऐसी ऐसी जगह सेंटर्स थे कि बच्चा पहुंच नहीं पा रहा था। वो इसी का नतीजा था। तो वो कंपनी अब पैसा वसूलने के लिए हर हथकंडा अपनाती है। वो आगे सेंटर्स से पैसा ले लेगी, उल्टा एग्जाम कराने का। सेंटर्स कहेंगे ठीक है हम पेपर लीक करा देंगे या हम आपको रिमोट एक्सेस दे देंगे। ऑनलाइन एग्जाम में क्या होता है कि पेपर लीक नहीं होता, रिमोट एक्सेस होता है। जैसे भी आपने पंजाब में देखा होगा, एक फार्मेसी का एग्जाम हुआ है, उसमें क्या हुआ कि कुछ बच्चों ने रिमोट एक्सेस से बाहर बैठ के पेपर सॉल्व कराया, एक पैसा पे करके। ऑनलाइन में पेपर लीक नहीं होता, पेपर एक्सेस होता है। आप यहाँ बैठे हैं, आपका बच्चा गया है पेपर देने, आप उसका जो सिस्टम है वो यहीं एक्सेस कर लेंगे। मेरे जैसे 5-10 लोग ये सब बिठा लिए, सब मिलके पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ये अच्छा, ऑनलाइन में चलता है। तो इसकी एक मतलब लीक कीमत नहीं है, हो रहा। लीक नहीं हो रहा। पर्सनलाइज नकल कह सकते हैं आप इसको। एक बंदे को जिसने पैसा पे किया उसको होगा। ऑफलाइन में क्या, पेपर आपने खरीदा, आपने 4 लोगों को और बांट दिया। तो इसमें मुन्ना मुन्ना भाई वाला पेपर लीक हो रहा है कि वो सवाल कोई और पूछ रहा है तो पीछे से जवाब दे रहे हैं 5 लोग बैठ के हैं। बस 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 वो वाला हाँ? सिस्टम है। तो अब वो ही वसूलने के लिए क्या होता है, पेपर लीक हो जाता है। तो अब आप मुझे बताओ कि जो सरकार चंदा लेकर के या किन्हीं भी शर्तों पे ऐसी कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दे रही है, तो पेपर लीक कैसे रुक जाएगा? वो मजबूरी बन गया है पेपर लीक। सरकार को एजुकेशन पे या इस एग्जाम सिस्टम पे खुद पैसा लगाना पड़ेगा, तब जाके ये चीजें सुधर सकती हैं। क्योंकि जिस कंपनी को आप दे रहे हो उसने नीचे किसी और कंपनी को दे दिया। सबलेटिंग और आउटसोर्सिंग इतनी हो जा रही है कि अकाउंटेबिलिटी खत्म हो जा रही है। एनटी में भी यही हुआ कि सोचिए, ट्रांसलेटर आउटसोर्स थे। अब यार, जिस बंदे को आप 1 काम 2 काम 4 काम के लिए पकड़ के लेके आ रहे हो, उससे बहुत अच्छे काम की, ईमानदार काम की उम्मीद नहीं कर सकते आप। वो आएगा पैसा आज लेगा। सरकार को क्या दिक्कत है कि सरकार शिक्षा में कम से कम आउटसोर्सिंग बंद कर दे, कि जो लोग काम कर रहे हैं उनकी एक परमानेंट नौकरी है, तभी तो वो जिम्मेदारी ले पाएंगे। बट यहाँ तो आउटसोर्सिंग पे चल सिस्टम रहा है ये सब। इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं डेवलप करते जब पता है कि कराने बिल्कुल, ही आप किनको है, रोज कराने हैं, रोज कराने रोज हैं, का काम है। नहीं कराना चाहिए तो इनको, इनको बनाना चाहिए। बड़ी सीधी सी बात है सीधी ना सीधी बात है, कि बिल्कुल। जो चीज़ आपको रोज चाहिए तो उसके लिए आपको किसी और पर डिपेंडेंट रहने की क्या जरूरत क्या है। जरूरत है? इन्होंने खुद पता है क्या कहा, लेकिन इनको क्या करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर अपना नहीं बनाना, स्कूल अपने नहीं बनाने। प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं, यूनिवर्सिटी प्राइवेट, प्राइवेटाइजेशन पे फोकस है। लेकिन इनको अरे वो मंदिर प्राय सरकारी चाहिए। जो मंदिर पहले से अच्छा कर रहे थे, चल रहे थे, उनको भी सरकार अपने अंडर ले रही है। ऐसा क्या है भाई कि मंदिर आप सरकारी बनाने पे तुले हुए हो, क्योंकि आप चाहते हो कि व्यवस्था बेहतर हो, पुजारी लूटे ना मंदिर को। और स्कूल, स्कूल आपका फोकस है अरे तो प्राइवेटाइजेशन पे। पुजारी भी तो लूट लिए अब। अब बताओ, वो भी तब भी लूट नहीं रुक पा रही है। और वहां ये क्या कहते हैं कि इसमें हमारी गलती नहीं। कुछ भी फेल होगा तो गलती सिस्टम की है। कुछ अच्छा होगा, रेल अच्छी दौड़ रही है, प्रधानमंत्री जी को, नेतृत्व को श्रेय मिलेगा हर बात पे। अच्छा होगा उनको श्रेय मिलेगा, खराब होगा सिस्टम। क्या सिस्टम है? सिस्टम का मतलब है कि जिन लोगों को आपने जिम्मेदारी दी है जिस काम को कराने की, दैट इज कॉल्ड सिस्टम। चाहे वो पेपर बना रहा है, चाहे वो पेपर लेके जा रहा है, चाहे वो पेपर का ट्रांसलेशन कर रहा है, चाहे वो पेपर लीक होने के बाद री एग्जाम करा रहा है, चाहे उन लोगों को सजा दिला रहा है, वो सब कुछ सिस्टम है। अगर वो सिस्टम फेल हो रहा है, मतलब जिन लोगों को आपने जिम्मेदारी दी वो लोग फेल हो रहे हैं अपने काम में। अब लोग कहते थे इसमें शिक्षा मंत्री का कोई रोल नहीं है। अगर ऐसा है कि शिक्षा मंत्री का कोई रोल नहीं है इसलिए उनका इस्तीफा नहीं होना चाहिए, तो शिक्षा मंत्री का रोल किसी चीज में नहीं है। क्या वो पेपर बनाते हैं? क्या वो पेपर लेके जाते हैं? किसी भी चीज में नहीं है ना। उनको तो ये जिम्मेदारी दी गई है कि अच्छे से चलाना है उस सिस्टम को। यू आर रेस्पॉन्सिबल। नहीं चल रहा, बार बार फेल हो रहा है, सिस्टम की नाकामी है, तो आपको ही हटना पड़ेगा ना। हमें तो नीचे पता भी नहीं है कौन काम कर रहा है। हमारी नजर में क्या है, शिक्षा मंत्री देश की शिक्षा चला रहा है, हमें क्या पता कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। आज कोई भी बड़ी कंपनी हो, आप उसके फाउंडर को पकड़ते हैं ना। जब तक रतन टाटा जी थे, टीसीएस में कुछ भी होगा तो रतन टाटा जी को दिखाया जाएगा कि भाई इनकी कंपनी में ऐसा हो रहा है, भले ही नीचे कितने भी नीचे लेवल पे जाके हो रहा हो, हमें सफाई भी उन्हीं से चाहिए। तो ये लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं। बता। ठीक है अभिनय, मैं अगले सवाल पे आता हूँ कि बहुत सारे लोग आप पे जब हमने बताया कि अभिनय आ रहे हैं तो उन्होंने ये हमको कहा कि अभिनय से पूछिएगा ज़रूर कि अभिनय ये सब इसलिए बोल रहे हैं कि अभिनय को कांग्रेस से लड़ाई करनी है, अब टिकट लेना है
अच्छा, और कांग्रेस से लड़ाई करनी है, मैंने सोचा कांग्रेस नहीं, से मुझे लड़ाई तो कर अभी मतलब कांग्रेस सत्ता में आएगी तो सत्ता से लड़ाई करनी है मुझे। कांग्रेस से टिकट लेना है अभिनय को, और अभिनय लड़ना चाहते हैं चुनाव और जाना चाहते हैं पार्लियामेंट। नहीं, पार्लियामेंट जाना तो और गलत नहीं है। इसी सिलसिले में राहुल गांधी के साथ स्टेज शेयर करते हैं, और वहाँ पर राहुल गांधी अभिनय को बुलाते हैं, और वहाँ पर देहरादून के अंदर फिर अभिनय राहुल गांधी के मंच से सरकार को गाली देते हैं। पहली बात तो राहुल गांधी जी का मंच नहीं था, छात्रों की गूंज का मंच था, पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई का मंच था। वहां आप मुझे नहीं दिखा सकते कि किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह के मंच पे मैं खड़ा था, नहीं था ऐसा बिल्कुल। राहुल गांधी जी के साथ मंच शेयर करने का मतलब ये नहीं है कि मैं कांग्रेस ज्वाइन करना चाहता हूं या ज्वाइन करने जा रहा हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने तो इस भ्रम को बल्कि तोड़ा कि बिना पार्टी को ज्वाइन किए हुए भी आप देश हित की, देश के मुद्दों की बात कर सकते हैं। वो लोग कुछ भी अंदाजा लगाते हैं, लोग दिखाते हैं। लोग इससे पहले कपिल सिब्बल के साथ मेरी फोटो दिखा करके बोलते थे कि मैं कांग्रेस जा रहा हूं, जबकि खुद कपिल सिब्बल कांग्रेस में नहीं है। तो लोगों का कुछ नहीं है। आज सोशल मीडिया की गुलामी, नैरेटिव, पीआर का बहुत खराब दौर चल रहा कैसा रहा राहुल गांधी के साथ एक्सपीरियंस अभिनय? है। अच्छा था यार। अभी आप देखो ना, आरबीआई गवर्नर ने बोला कि राहुल गांधी जी बहुत साहसी हैं, बहुत अच्छा समझते हैं देश को, बहुत अच्छी चीजें कर रहे हैं। आज जो नैरेटिव चल जाता है किसी के भी खिलाफ, चाहे वो मोदी जी के खिलाफ चले, चाहे राहुल गांधी के खिलाफ चले, चाहे आपके खिलाफ, चाहे मेरे खिलाफ, वो बहुत आसान है चल जाना। अभी मैं और आप यहाँ बैठे हैं और ये भाई साहब एक रील बनाए, ठीक है, और यहाँ पे बस ये रील बनाए, आप समझना, मैं और आप बात कर रहे हैं, इन्होंने रील पे गाना लगाया और उसके ऊपर फलां टीचर का ये लिख दिया कि उनकी फील्डिंग सेट करते हो। समझने वाले समझ जाएंगे, ठीक है, लिख दिया है। क्या लगता है आपको कि उनकी आर्मी क्या करेगी? हमें और आपको भर भर के गालियां देगी। हाँ, सच्चाई तो नहीं है ना ये? हाँ। तो ये जो नैरेटिव का गेम चल रहा है ये बड़ा खराब है। आज कमेंट, सब्सक्राइबर, लाइक, व्यूज, सब कुछ नकली हो चुका है, आप खरीद सकते हैं। ये भी खरीद सकते हैं। सब कुछ खरीद सकते। प्रधानमंत्री जी को यही लगा कि इस कैंपेन या इस प्रोटेस्ट में आने वाले लोग ऑर्गेनिक नहीं है। क्यों लगा उनको? क्योंकि ये लोग खुद अपनी रैलियों में पेड़ लोगों को लेके जाते हैं, रैली को बड़ा दिखाने के लिए। ये चल रहा है। रैली में सारे लोग ऑर्गेनिक नहीं होते। नहीं, रैली में तो लोग पेड़ आते हैं, वो तो पेड़ हमको आते तो मालूम उनको मालूम लगा है। कि ये प्रोटेस्ट में भी पेड़ है, इसीलिए तो सरकार इसको नहीं भांप पाई। ये कमेंट भी खरीदे जाते हैं, कमेंट्स भी लाइक खरीद भी, सकते हो आप, व्यूज भी। सब कुछ। जहां पे आप देखते हो ना कि फला सर रेस्पेक्ट बटन, ये सब पेड है। चैट जीपीटी के कमेंट होते हैं, आप देखोगे एक वीडियो के नीचे झट से कमेंट आ जाएंगे, जितने भी आप चाहो। पहले यही रेशियो होता था, 10 लाख व्यू, 1 लाख लाइक, 10,000 कमेंट, 10% 10% होता था। ठीक। आज नहीं है। आज मैं कई वीडियो पे देखता हूँ 2 लाख लाइक, कमेंट 1 लाख। हाउ इज इट पॉसिबल? हो ही नहीं सकता, ये फिजिबल ही नहीं है। तो लेकिन पेड़ उस है ये, पेड है, 100% पेड है। पैसे दिए आप जाते हैं किसी इसके। के भी फेवर में चलवा सकते हो। लोग क्या है, उसी से अपना दिमाग बदल ले रहे हैं, कमेंट से वो डिसाइड करते हैं। मेरे पास तमाम वीडियो में आपको दिखाऊंगा, देखो मैंने कमेंट डिलीट किया, डिलीट करते करते भी सेम कमेंट आ जा रहा है। बहुत लोगों को वो जिम्मेदारी दी गई है कि यही वाला सेम कमेंट करना है। तो ये बहुत खराब दौर है, और शायद इसीलिए सरकार आईटी एक्ट लाना भी चाहती है, शायद इन चीज़ों पे कुछ रोक लगे, क्योंकि ये बहुत गलत है। जो ये नैरेटिव से माइंडसेट बन जाना, ये बहुत गलत है। वापस आते हैं राहुल गांधी पे। कितनी देर का मुलाकात हुआ और कैसे आपको वहां पर बुलाया गया? आपने अप्रोच किया, उन्होंने अप्रोच किया, नहीं 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 क्या नहीं, कहानी है? मैं सोनू भाई, आज तक मैंने कोई पेड पॉडकास्ट, आज तक मैंने कोई पेड इवेंट, आज तक मैंने कोई इनिशिएशन किसी से नहीं किया। मैं इनिशिएशन अगर आप पूछेंगे तो केवल छात्र हित का जरूर करता हूं, ठीक। जहां मुझे लगता है कि छात्रों की लड़ाई की बात है। उन्होंने मुझे कहा कि पेपर लीक पे, मैं क्योंकि मैं पेपर लीक पे 12-13 साल से आपको उनको फोन, उनकी जान रहा तरफ हूँ। से फोन आया? हाँ, उनकी तरफ से वहां से फोन। फोन आया हाँ, आपको? उनकी तरफ से हमारी टीम को फोन आया कि हम किसका फोन आया था? उनकी टीम से ही किसी का फोन आया था, जो उनके साथी रहते हैं कोई, ठीक है। कि हम चाहते हैं। मैं पेपर लीक पे राहुल गांधी के साथ पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, अच्छा। ऐसा नहीं था। ठीक। मैं पेपर लीक पे, जब ये एसएससी वाला मामला हुआ जिसमें हमने रिजल्ट रिवाइज करा दिया था, मैं आपको बताना भी चाहता हूँ आपके दर्शकों को कि हमने कई बार कोर्ट जाकर के बच्चों को जीत दिलाई है, एंड मोमेंट पे रिजल्ट रिवाइज करा के झुका दिया हमने आयोग को। तो हम ये लड़ाई पहले से लड़ ठीक रहे हैं, और ठीक लोग ठीक। ये भी जानते हैं कि हम समाज हित, देश हित के लिए लड़ रहे हैं, हमारा कोई पर्सनल हित उसमें नहीं है। हम अब आज ऑफलाइन कोचिंग भी नहीं पढ़ाते अपनी, आज हमारा अपना ऑनलाइन कोचिंग भी नहीं चलता, हम यूट्यूब पे पढ़ाते हैं। अभिनय मैथ्स ऐप पे जितने भी कोर्सेज हैं सब फ्री हैं, 0 फीस पे हैं। तो हम ये सब नहीं करते। तो हमारा दिल साफ है। उनको ये लगा होगा कि चलो भाई
ये बंदा अभिनय को है एक बुला लेते ऐसा, हैं। बिल्कुल अभिनय को बुला लेते हैं। और आपने अगर हमारी बातें भी सुनी तो हमारी बातें भी वही थी कि जो पेपर लीक और देशहित के खिलाफ है। कल को अगर भारतीय जनता पार्टी का मंच लगता है और वो भी पेपर लीक को समझना चाहते हैं, मैंने लिखा भी ट्विटर पे, तो मैं वहां भी जाऊंगा। या किसी और पार्टी का भी होता है कि यार ये पेपर लीक पे बात कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पेपर लीक की बात को बड़ा करना है। मैं, आप देखो ना आपकी वो चीजें हुई, ये हमें आपको यहाँ बैठ के जरूर लग रहा होगा कि यार सीजेपी प्रोटेस्ट हुआ, तो आप सिर्फ इतना ही नहीं कह सकते। जो विपक्ष इस पे मुखर हुआ पेपर लीक पे, जो विपक्ष ने धरने से लेकर के वीडियो जारी करना, उतना पहले कभी नहीं हुआ। तो प्रधानमंत्री या आज सत्ता पार्टी इसलिए भी प्रेशर में है क्योंकि विपक्ष भी पूरी तरीके से हावी है प्रोटेस्ट के साथ साथ। हर पार्टी का नेता पेपर लीक पे ही बोल रहा है ना, तो इसीलिए सरकार अंडर प्रेशर है। और ये तो जो ये अच्छी चीज हुई। और ये हम जो लोग जो इतने सालों से आवाज उठाते थे, आज वो आवाज इतनी बड़ी हो गई, मुझे खुशी है इसकी। क्या क्यों ऐसा है अभिनय कि तमाम बड़े लोग, सो कॉल्ड बिजनेसमैन, सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़, जिनके पास बहुत पैसा है, जिनकी आवाज़ बड़ी अच्छे से लोग सुनते हैं, वो नहीं बोले इस प्रोटेस्ट के ऊपर? बहुत लेट से बोलना शुरू किया। सलमान खान लेट साहब तो आए, बोले, लेट तो फिर अगले दिन ही बोले कि अब ये प्रोटेस्ट खत्म लेट कर तो दीजिए। तब बोले जब उनके लिए बोलना बिल्कुल मजबूरी हो गया। मजबूरी हो गया, लोगों ने इतना ट्रोल मन कर से दिया। नहीं बोले। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है एकदम। आखिरी में जब ट्रेन पकड़नी थी, जब ट्रेन चल पड़ी थी और रफ्तार पकड़ रही थी, तब वो चले तब गए बोले। अंदर। ये यही अंतर है बस सोनू भाई, यही अंतर है हम में और उनमें, कि लोग मंच सजने के बाद आते हैं और हम जब तक रहते हैं जब तक मंच सजे ना। ये अंतर है। क्यों नहीं इन लोगों ने आवाज़ उठाई? जिन लोगों को, स्टूडेंट्स ने खास तौर पे टिकटें खरीद खरीद कर हीरो हीरोइन बना दिया, बिजनेसमैन के सामान खरीद खरीद कर बिजनेसेस खड़े कर दिए, लेकिन बिल्कुल। जब उनके मुद्दों की बात आई, तो मैं एक किसी भले मानस का वीडियो देख रहा था, मैं नाम तो खैर क्या बताऊं, तो उनसे पूछा कि यार ये बच्चन साहब नहीं बोलते हैं, तो बोला उन्होंने बड़ी ट्रोलिंग झेली है, बड़े परेशान रहते हैं, तो वो बड़ा साफ सुथरा जीवन जीना चाहते हैं, इसलिए नहीं बोल रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए, साफ सुथरा जीवन और शांति इसी में मिलती है जब हम लोगों के मुद्दे उठाएं। आपका जीवन अच्छा हो गया, लोग जिनका जीवन अच्छा नहीं हुआ, लोग जो अपना जीवन अच्छा करना चाहते हैं, उनके लिए बोलना से सुकून छिन जाएगा। असली सुकून तो इसी में है। नहीं तो मैं सरकार तो से महसूस पंगा नहीं करता लेना हूँ। चाहते ना, सरकार से नहीं पंगा नहीं नहीं, लेना चाहते। आपने गलत किया है, आप तभी पंगा लेना नहीं चाहते। अगर आपने सही किया है तो पंगा लेने में कोई बुराई नहीं है, इसमें डरने की क्या बात है। बुलंद होके बोलना चाहिए। सरकार क्या है, मतलब सरकार से क्यों डरना है। सरकार तो हम सबके भले के लिए है, हम सबके हित के लिए है। आज आवाज बुलंद हुई तो सरकार ने जवाब दिया ना, यही तो चाहते थे। यही तो लोगों को उम्मीद है कि सरकार से सवाल जवाब पूछोगे और सरकार को लग जाएगा कि ज्यादा लोग सवाल पूछ रहे हैं, आवाज ज्यादा बढ़ी है, तो सरकार जवाब देने आएगी। तो इसमें गलत क्या है। आगे क्या होगा अभिनय? व्हाट नेक्स्ट? मुझे ऐसा लगता है सरकार ने इतनी सारी चीजें की, सरकार कह रही है कि हम अपने मुख्य सचिव जो शिक्षा के हैं उनको हटा रहे हैं, तो आगे मुझे लगता है कि सरकार को धर्मेंद्र प्रधान को भी हटाना पड़ेगा। आज नहीं कल हटाएंगे, कल नहीं परसों हटाएंगे। और सरकार को ये भी समझ आ गया कि अब कोई भी पेपर लीक अगर होता है तो इस देश के युवा को ना किसी हीरो हीरोइन की जरूरत है, ना किसी नेता की जरूरत है। वो ये अपनी लड़ाई सक्षम है, लड़ने के वो लिए लड़ सक्षम लेगा। है। अब बिल्कुल उनको समझ बिल्कुल में आ गया कि हम लड़ लेंगे यार, लड़ हाँ, लेंगे। लड़ बिल्कुल लेंगे। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। उनको जरूरत नहीं है किसी की। पहले जरूर होता था कि हाँ भाई नेता बोले। आज आप बताइए ना, मीडिया की कहाँ जरूरत है। बिल्कुल नहीं, कोई जरूरत जरूरत नहीं। नहीं। मीडिया तो खामखा कोशिश कर रही है, उनको तो आना भी नहीं चाहिए। देखो, जरूरत ही नहीं है उनकी। लोग अपनी आवाज खुद ही इतनी बुलंद कर ले रहे हैं। हर किसी के हाथ में आज माइक और कैमरा है। मीडिया वहां पर पहुंची भी है, मेन स्ट्रीम मीडिया। हाँ, मेन स्ट्रीम मीडिया के कुछ लोग पहुंचे हैं, जो लोग कोट पहन के हमें दिन रात चमकते हुए दिखाई देते हैं, वो तो नहीं पहुंचे और पहुंच भी नहीं पाएंगे। एक भाई साहब हैं जो अ, दूरदर्शन पे आज बोलने के लिए सरकार से ही 15 करोड़ रुपए ले रहे हैं। अगला इस्तीफे का नंबर उनका भी है। जिस 15 करोड़ रुपए? ले रहे हैं साल के सरकार का नैरेटिव चलाने के। इस्तीफा उनका भी होना चाहिए। तो कौन ऐसे है, लोग, कौन कौन भाई साहब है? सुधीर चौधरी जी, उन्होंने इस प्रोटेस्ट को लेकर के इतनी नेगेटिव पीआर की है, इतनी नेगेटिव पीआर की है। किसको लेकर के नहीं की। ये लोग कह रहे थे सोनम वांगचुक, मीडिया चला रही थी सोनम वांगचुक चीन से फंडिंग लेता है, सोनम वांगचुक देश हित में काम नहीं कर रहा। कमाल हो गया साहब। सोनम वांगचुक इतना सब गलत करता था, उसी सोनम वांगचुक के लिए मोदी जी ट्वीट कर रहे हैं। उसी सोनम वांगचुक के लिए हमारे देश का हेल्थ मिनिस्टर, हमारे देश के डिप्टी जूस मिनिस्टर जूस पिला रहे हैं। जूस पिलाने जा रहे हैं। मीडिया की कितनी, मतलब मुंह की खाना इसी को कहते हैं। मैं कहता हूं किसी के लिए इतना ही बोलो कि अपनी तालियों पे अफसोस ना हो, और किसी का विरोध भी उतना ही करो कि अपने शब्दों का अफसोस ना हो। इनको कितना अफसोस हो रहा होगा यार, जिस आदमी को हमने इतना गलत दिखाया, जिस सरकार के लिए हम इतना कुछ करते रहे, ये कम वक्त तो उसी को जाके जूस पिला रहे हैं। हमें तो कुछ नहीं दे रहे, जूस तो हमें पिलाना चाहिए था। हैं?
इनको तो ये डर तो होगा। ये मालिकों को फोन भी करते होंगे, अरे भैया हमको मरवा दिए तुम यार, हैं? बताओ बताओ, तो ये अब ये निकलने लायक नहीं है कि ये रोड पे जाके अब पत्रकारिता करते हैं, अब ये वहीं करेंगे बस, उससे ज्यादा। पता है इनको क्या लग रहा है? टीआरपी। सोनू भाई, व्यूज और टीआरपी को आप ऐसे मत समझिए। व्यूज नेगेटिव भी तो होते हैं। कितने वीडियो आपको ऐसे देखेंगे जिसके नीचे सिर्फ गालियां हैं, होते नहीं, लेकिन व्यूज बहुत हैं। तो नेगेटिव चीजें भी बहुत देखी जाती हैं। आज जो मीडिया काम कर रही है ना, ये वही काम कर रही है, लाइक दीपक कलाल साहब वाला, और कुछ नहीं कर रही। ये उसको टीआरपी समझ रहे हैं। इनको कोई कहे कि 2 कॉलम बनाओ, मैं मीडिया वाले मालिकों को कहना चाहता हूं कि 2 कॉलम बनाओ, जिसमें एक हो टीआरपी पॉजिटिव कितनी है, नेगेटिव कितनी है, लोगों ने लाइक कमेंट कितना किया है, वोटिंग भी कितनी की है, वो भी देखो तो पता चलेगा कि 1% पॉजिटिव, 99% नेगेटिव है। नहीं, वायरल होना वैल्यूएबल होने की भी तो गारंटी नहीं है ना। बिल्कुल। वायरल होना अलग बात है, बस बस बस, वैल्यूएबल होना अलग बात है। अलग बात है। वायरल तो बहुत चीजें होती हैं, बहुत चीजें होती है लेकिन वो वायरल, तो वैल्यूएबल उर्फी है कि जावेद नहीं। भी है। अब मान लेते हैं कोई एक वीडियो 100 मिलियन चला जाता है और मेरा वीडियो सिर्फ 50,000 व्यूज पे गया है, बिल्कुल तो ये तो मतलब ही नहीं है कि वो 100 मिलियन जो गया है वो मुझसे ज्यादा वैल्यूएबल होगा। सही, सही बात है, वो बिल्कुल मेरा सही। 50,000 का लेकिन यहाँ वीडियो जो काम कर रहा है ना, बस वो बस, 100 मिलियन का नहीं करेगा। यहाँ यही समझ लिया गया है कि जितने ज्यादा व्यूज वो आदमी उतना अच्छा काम कर रहा है, जिसके ज्यादा सब्सक्राइबर वो अच्छा टीचर अरे है। नहीं सर, नहीं, अरे ऐसा नहीं सर, नहीं नहीं। है, मान लिया गया है हमारे देश लता में। मंगेशकर जी और नेहा कक्कड़ जी के सब्सक्राइबर में जमीन आसमान का फर्क है। यार नेहा कक्कड़ जी बहुत अच्छा गाती हैं, लेकिन उनके सब्सक्राइबर लता मंगेशकर जी से कई गुना ज्यादा हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि नेहा कक्कड़ जी लता मंगेशकर से महान आपने गायिका बिल्कुल हो सही गई। बात कही। ये क्या बात हुई? अंजलि अरोड़ा के फॉलोअर्स ऐश्वर्या राय से बहुत ऊपर है। ये क्या लॉजिक हो ऐश्वर्या राय गया? के नहीं है। ये इसका लॉजिक क्या मतलब है? क्या है? वो ये फॉलोअर्स और व्यूज टैग, यही तो मैं कहना चाहता हूं कि आप जो बात बात पे मीडिया कह रही है पॉपुलर पीएम, पॉपुलर पीएम, ये व्यूज। मीडिया की एक एंकर ने दिखाया है कि हमारे पीएम सबसे ज्यादा पॉपुलर है, उनके इतने फॉलोअर्स हैं। ये चीज नहीं डिसाइड करेगी। पीएम ऑस्ट्रेलिया में जाकर के बहुत अच्छी भीड़ इकट्ठी कर दे रहे हैं, नहीं डिसाइड करेगी कि पीएम सही काम कर रहा है, पीएम अच्छा है। वो भीड़ तो इकट्ठी जाकिर खान भी करते हैं। अरे बहुत सारे तो साइंटिस्ट का तो सोशल मीडिया चैनल ही नहीं होगा, नहीं जो होगा। सुबह से रात तक देश हित में पता नहीं वहां पर क्या क्या काम कर रहे क्या हैं। क्या काम कर रहे हैं, सही बात है। तो किसी कोई सोशल मीडिया में नहीं है, किसी के व्यूज नहीं है, से आप नहीं तय कर पाएंगे कि कौन कितना अच्छा है। लेकिन हमें इस चीज को तोड़ना है, इस नैरेटिव को लोगों को तोड़ना है। इसीलिए तो इसी नैरेटिव के चलते आज व्यूज बिकने लगे, सब्सक्राइबर बिकने लगे, लाइक्स बिकने लगे, कमेंट बिकने लगे, ये सब होने लगा। तो ये डिसाइड नहीं कर सकता कभी भी। मेरा तो पर्सनल मानना है कि व्यूज, व्यूअरशिप, लाइक की कभी डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन आदमी में ताकत है और कौन आदमी में ताकत नहीं है। अब हमसे आप कम व्यूज, सुनो सुनो मैं आपको बताता हूँ। मान लेते हैं हमारे चैनल पे सोशल मीडिया में कोई 700-800 मिलियन व्यूज आता है हर महीने, ठीक, और किसी व्यक्ति के सोशल मीडिया पे सिर्फ 50 मिलियन आता है। इसका मतलब ये हो ही नहीं सकता कि मैं ज़्यादा प्रतिभावान हूँ। सही बात जिसका है। 50 मिलियन आता होगा, हो सकता है वो मुझसे कहीं ज़्यादा प्रतिभावान हो। आप भी व्यूज कैसे बताएगा? वही सोनू भाई, आप लेकिन आप आप गालियां नहीं देंगे, आप गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहे, आप किसी को ट्रोल नहीं कर रहे, आप किसी को ससुरा नहीं बोल रहे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई नहीं सुनता। आपको जो सुनने वाली ऑडियंस है वो बड़ी इंटेलेक्चुअल है। आप गालियां देने लगी तो आपको ऐसे लोग भी सुनने लगेंगे, और तमाम ऐसी खबरें देने लगी है जो आपको समाज का एक वो तबका भी सुन रहा है। आप समझ जाएंगे, मैं पूरी बात नहीं कहना चाह रहा, फिर कोई कहेगा कि मैंने इस तरीके का कमेंट कर दिया। बट आपकी भाषा शैली भी डिपेंड करती है कि आप किन लोगों को सुनाना चाह रहे हैं। मेरा मतलब है, आप इंटेलेक्चुअल लोगों को सुनाना चाह रहे हैं, या जो लोग कुली है, जो लोग रिक्शा चालक हैं, आप उनको भी सुनाना चाह रहे हैं। आप किसको सुनाना चाह रहे हैं, ये मैटर करता है। नहीं नहीं, मैं तो कहता हूँ सब सुने, कुली भी सुने, रिक्शा चालक भी सुने, लेकिन भाषा सभ्य हो। बिल्कुल। भाषा में गाली गलौज नहीं होना, किसी की भाषा में भी नहीं होना चाहिए। टीचर को तो छोड़ दीजिए, किसी की भाषा में नहीं होना नहीं, चाहिए। बिल्कुल, हमारे वाले समाज में, या हम जिस जनरेशन से हैं उस जनरेशन में गाली गलौज। जावेद अख्तर साहब की बड़ी अच्छी लाइन है कि जो गाली गलौज है ना, ये अचार है। हाँ, ये अचार आदमी तभी डालता है जब सब्जी स्वाद नहीं होती। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल। जब जब आपके सब्जी शब्द स्वाद छोटे पड़ने लगे, जब आपकी बातें कम गंभीर होने लगे, जब आपको पता तो चले बीच कि में आपकी गाली गलौज बातों डाल की देते हैं। रेंज अच्छी नहीं है, तब आप गाली तो गलौज ये पे अचार लेते हैं। है। सही बात है, बिल्कुल सही ये कह रहे अचार तभी मंगाता है आदमी पत्नी से कि अचार है, तो मालूम चल जाता है कि सब्जी अच्छी हैं। नहीं आज बनी टेस्ट है। नहीं बनी, बिल्कुल सही बात है, अचार और नींबू। तभी ना अगला सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है और आपसे ज़रूर पूछना चाहेंगे। ये सीजेपी प्रोटेस्ट तो चलता रहेगा, ये लंबा चौड़ा कार्यक्रम है, ठीक है। एक अभी पीछे पीछे एक कंट्रोवर्सी हुई है खान सर को लेकर, मैं आपके विचार जानना चाहता हूँ। नहीं, खान सर को लेके कंट्रोवर्सी नहीं कहेंगे उसको। देखिए, विवाद का मतलब अलग होता है कि ये कंट्रोवर्सी है। वो सच ही हुआ जो हुआ है, जिसमें खान सर थे एक
रोशन आनंद थे, दो लोग थे, उनके बीच की लड़ाई थी और सालों से चल रही थी। शायद आप उस इंडस्ट्री से नहीं है इसलिए आप नहीं जानते होंगे, हाँ, बट एक दूसरे पे छीटाकशी। कभी उनका एक बयान आया, इनका बयान आ गया बदले में, इनकी आवाज बड़ी थी। ये टेबल टेनिस चल ही रहा था। चल ही रहा था काफी पहले से, और वो लड़ाई वहां तक पहुंच गई कि गोलीबारी और उनके भाई की इस पूरे प्रकरण में मौत हो गई। तो मतलब बहुत बुरा अंत कह सकते हैं उसका हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी ये थमी नहीं। अंत हो गया। नहीं नहीं, अंत नहीं हुआ, अभी भी ये उसी लेवल पे चल रही है। जैसे खान साहब, उनका पॉडकास्ट आया, उन्होंने अपना दर्द बयां कर दिया। खान साहब का पॉडकास्ट आया, लोगों को लगा कि खान साहब अपना दर्द बयां करेंगे, लेकिन खान साहब ने अपना दर्द बयां ना करके अपना घमंड, अपना ईगो, अपनी महानता बयां कर दी। उसमें उन्होंने बता दिया कि सब लोग छोटे हैं सिवाय मेरे, मैं बहुत बड़ा हूँ, सोनू शर्मा को कौन सुनता है। उन्होंने बता दिया कि लोग 5-5 लाख रुपए लेकर के उनके खिलाफ नैरेटिव चला रहे थे, पता नहीं कौन सी अकाउंट डिटेल है। और मतलब ऐसी बातें जो एक शिक्षक जो उनको बड़ा मानते थे उनके मुंह से सुनना, और ये दिखाना कि मैं आज यहाँ हूँ, लोग इसलिए मुझसे जलते हैं, वो वहां तक नहीं पहुंच पाए। तो ये कौन तय करेगा कि वहां तक पहुंचे या नहीं पहुंचे? क्या है इसका मतलब? वही वाली बात जो अभी हम और आप कह रहे थे कि सब्सक्राइबर डिसाइड कर रहे हैं कि कौन कहाँ तक पहुंचा है नहीं पहुंचा, या फिर आपके पास का या उनके पास का पैसा डिसाइड कर रहा है कौन वहां तक पहुंचा है नहीं पहुंचा? क्या डिसाइड कर रहा है? या फिर गालियों का स्तर डिसाइड कर रहा है कि वहां तक पहुंचना है? अगर गालियों का स्तर ऐसा है तो मैं वहां तक पहुंचना भी नहीं चाहता, आप भी नहीं चाहेंगे शायद। कभी जीवन में नहीं। नहीं कि हमें गालियां दे करके दूसरे लोगों को नीचे दिखाना पड़े, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना पड़े। बड़ा तो वो होता है ना, कहते नहीं कि झुकते तो वो हैं जिनमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। अगर आप मेरा कोई पॉडकास्ट उनके पॉडकास्ट से पहले का भी देखेंगे तो मैंने बड़ी भाषा शैली मेरी आप खराब नहीं कह सकते। मैंने हमेशा ये कहा होगा खान साहब की यहाँ ये गलती रही, तो गलत नहीं है कुछ भी। अब लोग कहें कि इस टाइम पे आपने क्यों कहा, तो हु विल डिसाइड कि टाइम कौन सा सही और गलत होगा? जिस टाइम पे बात आई उस टाइम पे कह दिया। और किसको पता है कि मैंने इससे पहले नहीं कही? हो सकता है वो आवाज़ आप तक पहुंची नहीं है। मैंने 50 बार इस चीज़ पे उंगली उठाई है कि लोग इमोशंस और लोग जो है गरीबी का व्यापार कर रहे हैं। हमने पहले भी कहा है, बहुत बार ये चीज़ कही है। आपने वो पॉडकास्ट देखा है शुभंकर मिश्रा और खान सर वाला? नहीं मैंने नहीं देखा, मैंने उसके ट्रेलर को भी केवल 4-1 मिनट ही सुना है जिसमें ये बातें आई, तो मैं आगे नहीं बढ़ा। मैंने कहा यार ये सब चीज़ें होंगी तो मेरा भी दिमाग खराब होगा, मुझे भी खराब चीज़ें लगेंगी, तो मैंने नहीं सुना। और अभी देश में इतना बड़ा मुद्दा था, देश हित की बात हो रही थी पेपर लीक की, तो मेरे लिए ये ज़्यादा जरूरी था कि फला मैं उनके उस नैरेटिव को सुनूं उसमें 4 उसमें घंटे। एक बात बड़ी इम्पोर्टेंट है जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप उस बात का हिस्सा हैं। और वो बात यह है कि जब ये सब कंट्रोवर्सी चल रही थी तो एक 4-5 टीचर्स को कॉल गया जिसमें से आप एक थे। आप भी थे? हाँ, मैं भी था एक। हाँ, बिल्कुल। तो तो 4-5 टीचर को कॉल गया और वो विवेक जी के ऑफिस में 4-5, पहुंच, हाँ 8-10 लोगों को गया जिसको था। भी गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो 4-5 लोग वहाँ पर पहुँचे और फिर ऐसा था कि वो पेड था टाइप्स, है ना। लेकिन फिर खान सर ने उसको काट दिया। उन्होंने कहा नहीं नहीं, वो तो बिंद्रा जी की तो जेब में 100 करोड़ रुपए रहते हैं, 100 वो करोड़ ये लोग रहते हैं ऐसी उनकी जेब में, और ऐसे ऐसे लोग उनकी जेब में रहते हैं, जेब इसलिए में वहाँ गए रहते थे, हैं। मेरे लिए थोड़ी ना गए थे। तो ये तो आप बताओ कि जेब में रहते कि नहीं रहते। नहीं, मैं तो आपसे जानना चाहता हूँ। मतलब ये भी बहुत गलत बयान था कि बिंद्रा साहब की जेब में रहते हैं लोग। यहाँ कह कोई रहे हैं किसी पत्तल की पत्तल चाटने गए थे आप लोग। पत्तल चाटने गए थे, ये हाँ बोला। हाँ। बड़ा खराब बयान है कि पत्तल चाटने, क्योंकि हो सकता है ये लोग जाते होंगे एक दूसरे के यहाँ पत्तल चाटने। हम लोगों का थोड़ा हिसाब किताब अलग है, हम तो कहीं नॉन वेज भी रखा होता है तो वहाँ पानी नहीं पीते। तो क्योंकि मैं इनकी शादी में भी गया हूँ, तो अच्छा। हाँ मैं इनकी शादी में भी गया हूँ, तो मैंने वहाँ भी पानी नहीं पिया। क्यों नहीं पिया? क्योंकि मैं नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं खाता हूँ और मैं देख भी नहीं पाता हूँ। मेरा मानना यह है कि जीव हत्या पाप है, हर जीव को जीने का अधिकार है। तो सबकी अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं। मैं उन्हीं में से हूँ कि मैं अंडा तक भी नहीं खाता हूँ, मैं गाली भी नहीं देता हूँ। और ये मेरा ऐसा नहीं कि मैं पॉडकास्ट में, वो मेरा नेचर ही है। मैं घोर विकट अहिंसावादी आदमी हूँ जिसने आज तक जीवन में कभी किसी को एक थप्पड़ भी नहीं मारा। तो मैं उस टाइप का आदमी हूँ। तो ये बात कह देना कि कौन किसकी जेब में रहता है, वो शायद वही कह सकता है जो खुद किसी की जेब में रहता है। क्योंकि हमारे लिए ये बिल्कुल नया था कि जेब में भी रहा जा सकता है। मतलब ये थोड़ा सा बड़ा ऑकवर्ड, कोई कैसे यार जेब में कैसे रह सकता है? वो मैं सुन रहा था तो कि मुझे, उन्होंने कहा कि 100 करोड़ लेके घूमते हैं वो। नहीं नहीं, वो 100 तो 100 करोड़ करोड़ इज चलो वेरी वेरी लेस अमाउंट। मतलब भगवान मुझे करे। लगता है आपके लिए 100 करोड़ नहीं नहीं, इट्स भगवान वेरी करे, बेसिक। भगवान करे वो 1000 करोड़ लेके घूमे, मेरी तो शुभकामनाएं हैं। लेकिन कंसर्न क्या है,
कंसर्न ये है कि जिस दिन ये पूरा का पूरा एपिसोड हुआ और आप थे वहाँ पर, और क्या ओझा बोलते साहब हैं, थे, ओझा साहब थे और बिंद्रा जी इंदिरा जी थे। थे, और और आपको तो कुछ पता भी नहीं था। आप तो शायद खानसा को भी उतना नहीं जानते, और मुझे लगता है नहीं बाकी नहीं, लोगों मैं को। तो, मेरी ज़्यादा कोई बातचीत नहीं है, लेकिन जिस दिन ये सब प्रकरण हुआ उस दिन मेरे को फ़ोन आया। खान साहब का। ठीक है, मेरे को फ़ोन आया बिंद्रा जी का। मैं वृंदावन में था। मैंने उनको बोला भैया मैं नहीं आ सकता, मैं अपनी माता जी को लेकर दर्शन कराने आया। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, आपको आना बहुत ज़रूरी है, तो आप कैसे भी करके 3 बजे तक पहुंच जाइए। अच्छा, इसीलिए वो टाइम भी चेंज हुआ था, क्योंकि पहले 2 बजे था टाइम, बाद में फिर साढ़े मैं चार कर वृंदावन दिया में गया था। था। ओके, आपकी वजह से टाइम चेंज हुआ, समझ गया मैं। आपकी वजह से। नहीं, बाद में बोल दिया गया था। जी जी। तो मैं वृंदावन में था, मैंने उनको मना कर दिया कि भैया मैं नहीं आ सकता। अब पहले मुझे पता होता तो मैं उस हिसाब से शेड्यूल बना लेता। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, आपको आना ज़रूरी है। तो मैंने बोला भैया मेरा आना मुश्किल है। तो उन्होंने तुरंत खान साहब को कॉल पे ले लिया। ओके। तो लो खान साहब आपसे बात करेंगे। तो खान साहब लाइन पे आ गए। तो खान साहब लाइन पे थे, फ़ोन पे थे, मना कर दें कि मैं तो नहीं था। खान साहब ने ये नहीं कहा था आपको कि मैं नहीं सुनूंगा उनको? नहीं, उस दिन तो नहीं कहा था। अच्छा, नहीं उस मतलब दिन मुझे उनको लगा उस लगता, दिन भी कह दिया हो कि मैं नहीं सुनूंगा खान नहीं साहब। उस दिन उनको लगता होगा कि देश सुनता है तभी इनकी ज़रूरत है वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मेरे से पर्पस सॉल्व नहीं हुआ तो कह दिया होगा कि अब ज़रूरत नहीं है। तो खान साहब लाइन पे थे, बिंद्रा जी भी लाइन पे थे, और हम कॉन्फ्रेंस पे थे, और मैं चित्रलेखा जी के यहाँ पर नाश्ता कर रहा था। अच्छा। तो मैंने उनको बोला चलो ठीक है, अब आप फ़ोन कर रहे हैं तो आप एक इतना थोड़ा सा आपस का व्यवहार होता ही होता है यार। चाहे रोशन आनंद फ़ोन करते तो हम उनके पास भी चले जाते थे, सही जिसका बात है, फ़ोन आ गया है वो सही आदमी जाता ही जाता है ना। तो मैंने कहा ठीक है मैं आ जाता हूँ। तो मैंने फ़ोन काट दिया। अब मुझे बड़ा अजीब लग रहा था कि मेरी माता जी यार मेरे साथ इतने टाइम बाद आई हैं, मैं माँ को छोड़ के कैसे चला जाऊँ। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं नहीं जाता, मैं अपनी माता जी को वृंदावन घुमा लेता हूँ, ये मन के भाव। तो मैं माता जी को लेके इस्कॉन मंदिर चला गया। वहाँ मैंने उनको अपना अच्छा सा घुमाया, जबकि वहाँ मैंने उनको बोल दिया था कि मैं 3 बजे तक आ पहुँच जाओ। जाऊँगा। अब जब 2:30 बज गए वहाँ पर, तो 2:30 बजे फिर मैंने बिंद्रा जी को कॉल लगाया कि मैंने कहा बिंद्रा जी मेरे को यहाँ थोड़ा सा लेट हो गया है, तो बेटर है आप लोग कैरी ऑन कर लीजिए इस पूरे एपिसोड को, मैं तो आ नहीं पाऊँगा, मैं लेट हो गया हूँ। तो बिंद्रा जी ने मुझे कहा कि आपके बिना कैसे बनेगी गाड़ी। अच्छा, तो मैंने कहा जी मेरे को तो आते आते 5 साढ़े 5 बज तो आपने जाएंगे। बताया नहीं कि यार आप तो जेब में 100 करोड़ लेके घूमते हैं, किसी को भी बुला नहीं, लीजिए? मुझे उस वक्त पता होता तो मैं बता देता ना। अच्छा अच्छा। उस वक्त तो हम दोस्ती के नाते, भाई के नाते चले गए थे यार, कि बिंद्रा जी कल को मुझे बोलेंगे कि भाई कहीं आना है तो मैं मना नहीं कर सकता, सही बात है, और सही मैं बात बुलाऊंगा तो वो भी मना नहीं करेंगे। यही आपस का व्यवहार होता है ना। उस वक्त थोड़ी ना कोई देखता कि किसी के पास 100 करोड़ है, किसी के पास 5 करोड़ है, तो 100 करोड़ वाले के पास जाना है, 5 करोड़ वाले के पास नहीं जाना है। है, सही बात। ऐसा मेरा तो स्वभाव है नहीं। तो मैंने उनको बोला कि मुझे आते आते 5 साढ़े 5 बज जाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है आप 5:30 तक आ जाइए, मैं मीटिंग लेट कर देता हूँ। तभी शायद हाँ, आप मीटिंग। लोगों को बताया गया कि लेट है मीटिंग। और जब मैं पहुंचा क्या बोलते हैं ये पलवल के आसपास, तो मैं थक गया था क्योंकि गाड़ी में चला रहा था, मेरा ड्राइवर था नहीं। तो मैंने बिंद्रा जी को बोला कि बिंद्रा जी आप गाड़ी भेज दो, मेरी हिम्मत नहीं है गाड़ी चलाने की। तो बिंद्रा जी बोला आप पहुंचो, गाड़ी आपके घर के बाहर खड़ी मिलेगी आपको। तो बिंद्रा जी ने अपनी गाड़ी भेजी, ओ, अपनी पाँच गाड़ी, लाख रुपए लेके? अपनी गाड़ी भेजी। जिस आदमी की जेब में मैं रहता था, हाँ। हमारे जैसे लोग जो आदमी की जेब में रहते थे, जिसके पास 100 करोड़ रुपए होते थे, उसने अपनी गाड़ी भेजी अच्छा। मुझे लेने के लिए। और मैं बिंद्रा जी के लिए गया था, शायद मैं खान सर के लिए नहीं गया था, बिंद्रा जी के लिए गया था, क्योंकि हमारा उनसे संबंध है, बिजनेस है आपस में। वो मेरी किताब लॉन्चिंग में आए थे, मैं उनके पॉडकास्ट में गया था, वो कल मुझे फिर बुलाएंगे, मैं फिर चला जाऊँगा। तो मैं तो इसलिए गया था। और वहाँ जब जाके देखा ये सारा ताम झाम, तो हम सब लोगों ने डिसाइड किया। डिसाइड किया कि हम ये पॉडकास्ट वूडकास्ट हाँ, वाला और काम आपको नहीं तो इसका करेंगे। पता भी नहीं था मुझे कि तो कुछ होना पता क्या ही नहीं वाला है था, मेरे को एग्जैक्टली। तो कुछ नहीं पता था कि वहाँ क्या होने वाला है। आपके सामने ही मैंने ओझा साहब को कहा था, आप थे वहीं, गवाह हैं आप, कि इसको नहीं करते। वो बोले बिल्कुल नहीं करते, सही बात है। तो मैंने कहा आप ही बोलिए, क्योंकि आप उनका हमें ज़्यादा लग रहा था, बिंद्रा जी के साथ अच्छी बॉन्डिंग लग रही थी, आपने देखा ही होगा। तो हमने उनको कहा कि यार आप बोलिए कि भाई इसको नहीं करेंगे, ये ठीक चीज़ नहीं है। और जब बिंद्रा जी आए और हमने उनको बोला, तो उन्होंने पहले एक दो अपने लॉजिक दिए, फिर उन्होंने कहा कि ठीक है अगर नहीं करना है तो कोई बात हाँ, नहीं, तो बिंद्रा करते जी हैं। ने मान लिया कि नहीं मान करते, लिया, बिल्कुल। लेकिन बस कॉल तो आया ही था। हाँ, कॉल आया। उन्होंने ये भी कहा कि जब हमने अपनी बातें रखना शुरू की, तो उन्होंने ये भी तो कहा ही था कि यार ऐसे तो आप लोग उनकी बेल कैंसिल करा दोगे, ये शब्द भी आया था। तो मैंने कहा हम जो सच होगा वही बात बोलेंगे, बात हमारे आपके बोलने से कुछ नहीं डिसाइड होगा, ये बात हुई थी वहाँ। हाँ, तो मेरे पास तो, अभी भी देखिए क्या है, अब जैसे आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो किसी पॉडकास्ट में, उनके पॉडकास्ट का जो मैंने 4 मिनट का भी ट्रेलर देखा, उसको देख के यही लगा कि आप अपना ईगो, आप अपना घमंड, आप अपनी भड़ास निकालने आए हो। नहीं मैं तो आप उनको, बताने नहीं आए हो कि आप कितने सच्चे हो। अरे आप सेलिब्रेट करने आए हो कि आपको छोड़ दिया गया। अगर किसी को बेल मिल जाए का मतलब ये नहीं होता कि आप स्वतंत्र हो गए हो। नहीं, मैं तो कह अभी रहा हूँ तो भगवान उनको स्वतंत्र रखे, खूब बिल्कुल। कमाएं, आगे बढ़ें, पैसा बनाएं, जो उनकी
इज्जत है वो उतनी रहेगी। ऐसा नहीं है कि हम उनकी इज्जत खराब कर देंगे और उनके बारे में दो गलत शब्द मैं बोल दूंगा, मैं तो फिर भी नहीं नहीं बोलूंगा। नहीं, हम तो कभी नहीं बोल मैं सकते, तो भाई हमारे कभी शब्दों, जिंदगी में नहीं बोल सकता। मैं तो वो मैंने आदमी जो हूँ पॉडकास्ट भी किया सोनू अभिनय भाई, भाई, मैं तो वो आदमी हूँ जो खान सर के लिए पॉजिटिव वीडियो बनाया यूट्यूब के ऊपर, कोई 12-14 मिनट का, आज से कोई 4 महीना पहले, जिस पे कोई 5-6-7 लाख मिलियन व्यूज़ होंगे। हो सकता है खान साहब की वजह से ही हो, क्योंकि हमें तो कोई सुनता नहीं था उनसे पहले भी, हो सकता है उन्हीं की वजह से हो, और उन्हीं का दिया हम खा भी रहे हो आज तक, ऐसा भी हो सकता है, मान लेते हैं, हमें कोई कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन हम आज भी उनके बारे में ख़राब नहीं बोलेंगे। बट ये बात बिल्कुल सच है कि उनको कॉल आया था, बिंद्रा जी का कॉल आया था, उन्होंने खान सर को लाइन पे लिया था, खान सर लाइन पे आए थे, उन्होंने मुझे कहा था कि आप चले जाओ, बिल्कुल। और तब तो 100 करोड़ की कोई बात नहीं थी, और मैं तो कोई जिम में था नहीं। और बिल्कुल आपको उनकी इस बात से भी आपत्ति थी कि उन्होंने बोला था कि ससुरा शराब पी के मर गया है, हाँ उन्होंने रोशन आनंद के भाई, हाँ तब जो मुझे आपने उस दिन यही बात जब बताई उन्होंने थी कि आपको मैंने ये उनको चीज थोड़ी सी मैंने बड़ी उनको बोला था ऑकवर्ड कि लगी। मैंने उनको बोला था आप कहाँ हैं और कैसा चल रहा है, जब फ़ोन पे बात हो रही थी, तो वहाँ आदमी की डेथ हो गई है, कह रहा वो तो वहाँ शराब पी के मर गया है, और इल्ज़ाम हम पे लगा रहे हैं टाइप्स। वही। तो देखिए वही है कि खान साहब एक शिक्षक है, मैंने भी जो पॉडकास्ट किया, लोग कहते हैं भले ही अंकित अवस्थी सर के साथ जो था उन्होंने कुछ भी रखा हो, लेकिन जहां मुझे लगा जिन बातों को काटना है तो मैंने काटा है, जहां मुझे लगा कि ये गलत है तो मैंने उसके बारे में बोला, लेकिन मैंने अपने शब्दों सर की आप मर्यादा के अंदर ही रह आप के देखा। कितने ही बड़े हों, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हमारा तो कोई कंपटीशन नहीं है। हम तो सबसे आखिरी सीट पे पहले ही खुद को कह रहे हैं वही वही कि हम वही तो पहली आखिरी सीट पे हैं, आप हम सबसे आगे हो। बिल्कुल, आप तो हमारा तो कोई शिक्षा में नहीं और कंपटीशन ही मैं नहीं भी हूँ, है। तो हम सोशल एक्टिविज्म में, हमें प्रोटेस्ट जाना होता है, हमें लोगों की आवाज उठानी होती है। आप बताइए ना, दिल्ली में एसएससी का प्रोटेस्ट हुआ, शिक्षकों को बुलाया पूरे देश से, खान साहब उसमें नहीं आए। उसके बाद बच्चों के प्रोटेस्ट में सारे टीचर्स को भी बुलाया, एसएससी का बहुत बड़ा आंदोलन था और बहुत जरूरी था, खान साहब उसमें नहीं आए। अभी सीजेपी प्रोटेस्ट को चलते हुए इतने दिन हो गए, खान साहब उसमें नहीं आए। तो ऐसा नहीं है कि हमारा उनका काम ही अलग है, और ऐसा नहीं कि वो कुछ नहीं कर रहे। अभी वो नीट का भी सेलिब्रेशन करा उन्होंने, अब बीपीएससी का भी सम्मान समारोह कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी प्रोटेस्ट या बच्चों के हित की बातों को नहीं उड़ाया है। उन्होंने वहीं जहां उनको लगता है जरूरी कि जिस चीज पे बोल रहे हैं वो अपनी क्लास में बोल देते हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं, कभी उन्होंने ये बच्चों के लाइन भी साथ। बोली जो मुझे ठीक नहीं लगी। मुझे तो बोलना है, मुझे भी बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है मेरी ट्रोलिंग भी हो। उन्होंने कहा कि बाकी शिक्षक तो कुछ काम नहीं कर रहे, समाज हित के लिए। समाज हित के लिए कोई काम नहीं कर रहे। इसका मतलब जो अस्पताल नहीं बनाएगा वो कुछ काम नहीं कर रहा। ठीक है, हमारे पास तो पैसा नहीं है अस्पताल बनाने के लिए, लेकिन हम तो काम कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं अपने सब अपने काम कर तरीके रहे से। हैं। मैं आपको बता रहा हूँ सोनू भाई कि मैंने कई करोड़ रुपए साल के ये पीआईएल बच्चों के जो रिजल्ट्स में घपले हो जाते हैं, इन सब की लड़ाई लड़ते मैं हैं। कह रहा हूँ जो हम कर आप रहे हैं वो तो यकीन कोई नहीं नहीं कर रहा। करेंगे, एक केस में तो बहुत जरूरत थी, हमने सारे शिक्षकों को पैसे के लिए बोला, सबको बोला, खान साहब को भी बोला। खान साहब ने कितने रुपए की मदद की? 1 लाख रुपए की मदद। बहुत बार बोलने के बाद खान साहब की तरफ से आई 1 लाख रुपए की मदद, जबकि वो मामला बड़ा था, हमें बहुत जल्दी डिसीजन लेना था, हम बैक टू बैक बड़े लॉयर्स को लेके जा रहे थे। सोचिए, और बाकी और जो कई कई हजार करोड़ की कंपनी है उनकी तरफ से तो और भी नहीं आया, जबकि हमारे एसएससी के शिक्षक या फिर और शिक्षक कह लीजिए, अंकित विद रोजगार, उन लोगों ने मदद की, लोग आगे आए, बट उनकी तरफ से इतनी ही मदद आई, वो भी काफी बार कहने के बाद, जब वो भी तब जब हम कई केसेस जीत चुके थे, कई जगह हम जीत चुके थे कि भाई आपको भरोसा नहीं है तो आप करिए। तो ये चीज होती है कि ये मतलब नहीं, आज जनता भी ये देख ले कि भाई सब अपनी अपनी तरफ से मदद पहुंचा रहे हैं, सब अपनी अपनी तरफ से देश हित और छात्र हित की बात कर रहे हैं, और वो झूठ बोलते थकते नहीं है। जैसे कि अंजना वाले केस में ही उन्होंने कह दिया हम अपनी वीडियो हटा लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट पॉडकास्ट में उन्होंने कुछ और बात कही, जबकि हम कोर्ट में झुकने को तैयार नहीं है। हमने कोर्ट में नहीं कहा कि हम अपनी वीडियो हटा लेंगे, मीडिएशन हुआ, जबकि खान साहब की तरफ से जो वकील है उसने कहा हम अपनी वीडियो हटा लेंगे। तो हम उतना ही बोलते हैं जिसको वापस लेने की जरूरत ना पड़े, लेकिन वो अपना वीडियो हटाने के लिए तैयार हो गए, उस बात पे वो नहीं बोले। इतने लंबे पॉडकास्ट में उन्होंने नहीं बताया कि वो राज समानी को ये कह रहे थे 1800 में से 1500 बच्चे मेरे ही आ जाएंगे, हमने पढ़ाया, हमें पता है, जबकि खान साहब बीपीएससी के लिए नहीं पढ़ाते ही नहीं उस एग्जाम के लिए। तो वो चीजें ऐसा काहे बोल दिया फिर? पता नहीं कैसे बोलते, 1500 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, पेपर से पहले ही 1800 में से 1500 बच्चे उनके सेलेक्ट हुए हैं। वो जैसे बोल दिए ना, गोली 8 राउंड हमारे आंखों के सामने चली, वैसे ही वो 1500 बोल दिए। तो वो कितने भी अमर्यादित बयान दे दें, लेकिन अगर हम आप या कोई और उस चीज पे बात करेगा तो वो इतनी सी भी आलोचना बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, अगर सोनू भाई कभी लाइफ में ना आप मुझे कॉल करके बोलेंगे भाई तुम्हारी ये गलती है, कहीं भी आप बोलेंगे, तो मेरा फर्ज बनता है कि यार मैं उसको इंट्रोस्पेक्शन करूंगा। जो लोग कई बार सोशल मीडिया पे मुझे ट्रोल करें या कुछ भी मेरे बारे में बोले, मैं उनको पर्सनल मैसेज करके पूछता हूँ कि भाई आपको यहाँ गलत लगा है, आप सुनो पहले मेरी बात,
मैं पूरी कोशिश करता हूँ। फिर जब वो मुझे महसूस करा देते हैं कि यहाँ मेरी थोड़ी गलती है, तो मैं कहता हूँ कि भाई मैं भी आत्ममंथन करूंगा। हाँ, ये गलती एक हो अच्छे, सकती है, इंसान से हो जाती है किसी गलती, से भी गलती हो भगवान सकती थोड़ी है। ना है। वही, और अभी उस वक्त जब इतना सब कुछ हो गया, तब भी आप उस मरे हुए इंसान के बारे में, जो लड़का मर गया, आप उसके बारे में भी क्या कह रहे हैं कि इसके ऊपर एफआईआर थी। अब रोशन आनंद सर का बयान आ गया, वो कह रहे हैं कि जिस मामले में एफआईआर थी, एफआईआर किसी पे भी हो जाती है, कोर्ट ने उस बंदे को बाइज्जत बरी कर दिया था। यानी आप वहां पे भी अधूरा सच दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो महानता सोनू भाई बताने की जरूरत नहीं पड़ती, आप महान हैं तो आप रहेंगे। ये कह देना कि कौन किसी की जेब में रहता है, विवेक बिंद्रा जी की जेब में रहते, तो हमारा जमीर और हमारा ईमान बहुत बड़ा है। हमें किसी की जेब में रहने की जरूरत नहीं है, और हम किसी से कंपैरिजन नहीं कर रहे। हम जिस तरीके से सरकार से सवाल पूछते, पेपर लीक पे आवाज उठाते हुए वर्षों बीत गए। आप तो अभी कल परसों आए हैं, खान साहब को जाने हुए लोगों को कितना टाइम हुआ है, 5-6 साल ना। तो उनको यही वही तो ये कह रहे हैं कि आप लोग हमारी तरह बन नहीं पाए, इसलिए आप उनसे ईर्ष्या कर रहे हैं। मैं उस तरीके की वीडियो नहीं बनाता ना कि रेल की प्लेट पीली क्यों होती है, मैं उस तरीके की वीडियोज नहीं बनाता, मैं गणित पढ़ाता हूँ। तो मेरा उनका कोई कंपैरिजन नहीं है, हमारा उनका कोई कंपैरिजन नहीं है। खान साहब के शब्द क्या थे जब वो कपिल शर्मा शो में गए, जब बात आई कि आपको किसने 107 करोड़ का ऑफर दिया था जिस अनअकैडमी ने, आप कह रहे थे मर गया वो साला। ये आपकी शब्दावली है कि कोई कंपनी अगर कम पे जा रही है, आप क्या कर रहे हैं फिर? आप तो दूसरों, ये बात तो बहुत पहले की है, इस कंट्रोवर्सी से पहले की है, तो आप उनको नीचे दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। आपने हमें शादी में बुलाया, आपने कॉल किया खुद कि मैं खान सर बोल रहा हूँ, आपने बताया पत्नी बच्चों को लेके आना चाहिए। आज हमें फक्र है कि हम नहीं लेके गए थे। आप उसके बावजूद भी पॉडकास्ट में बैठ के क्या कह रहे हैं कि साहब ये तो अपनी पत्नियों को मेरी शादी में आकर के नागिन डांस करा रहे थे। साहब आपने हमें बुलाया, हमारा उतना स्तर नहीं है, हम कहीं पहुंच जाते हैं। इन्होंने खुद कहा है कि मैं हर जगह नहीं जाता, जैसे मेरा है कि मैं किसी के 36 सब्सक्राइबर हैं उसके यहाँ भी पॉडकास्ट देने जाता हूँ। मैं कहीं 100 बच्चे भी मिलकर आवाज़ उठा रहे हैं उनके साथ भी जाता हूँ। मुझे मंच से मतलब नहीं है मंच कितना बड़ा है, मुझे मुद्दे से मतलब है मुद्दा कितना बड़ा है। हमारी पत्नी का नहीं है कि जो कहीं भी चली जाए। तो आप बुला करके इस तरीके से लोगों को जलील कर रहे हैं कि वो आपकी शादी में आके गलती कर दी थी। यार अपने खर्चे पे गए थे, खुद फ्लाइट बुक करके गए थे, खुद होटल बुक करा था, जो होटल भी खुद बुक करा था। होटल भी खुद बुक करा था कि ऐसा हो कि साहब खान साहब ने सुविधाएं दे दी हो। होटल से वहां शादी में पहुंचने तक की कैब भी खुद बुक की थी, सब कुछ तो खुद किया था। और वहां जाकर के एक बूंद पानी भी नहीं पिया था, क्योंकि बताया मैंने भी आपको कि हम नॉनवेज देख करके नहीं पी पाते हैं, कुछ भी नहीं खा पाते हैं। और आप हमें जलील कैसे कर रहे हैं कि ये ससुरे शादी में आए थे मेरी, फिर आप कह रहे हैं कि विवेक बिंद्रा के साथ पत्तल चाटने गए थे। तो ये सब बातें आपकी महानता को कम करती हैं। आप इस तरीके से लोगों पे, और एक पे नहीं ना, आप सोनू शर्मा की बात आती है, उन्हें कौन सुनता है? हु विल डिसाइड कि कौन सुनता है कि नहीं सुनता? नहीं बनाते सोनू शर्मा वो वीडियो जो वायरल होने के लिए हो, वो काम की बात करते हैं। आपके भी कौन से वीडियो वायरल होते हैं ना, जिसमें आप कहते हैं कि आप अंजना की जीप खींच लेंगे। हमने भी मीडिया को खूब ट्रोल किया, बट वी हैव नो राइट टू खींचिंग द जीप ऑफ एनीवन। खींचिंग द जीप ऑफ एनीवन। मतलब ये हमारा काम नहीं है ना कि हम नहीं खींचेंगे। और आप पता नहीं, ये बड़ा कहना सोनू भाई, यहाँ पे हर एक आदमी का अपना अपना स्तर है। नोबडी कैन कंपेयर कि यार कौन कितना बड़ा है और कौन को किसके पास पहुंचना है। अगर खान साहब की ऐसी भाषा है, अगर खान साहब ससुरा और चोटा पता नहीं क्या क्या लोगों को बोल रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, ये सब चीजें बता रहे हैं, तो मुझे नहीं पहुंचना वहां, मेरा रास्ता अलग है, मुझे वहां क्यों पहुंचना होगा। और मतलब बहुत दुख की बात है कि किस तरीके का उन्होंने पॉडकास्ट किया। हमारी तो फिर भी अभी भी दोनों टीचर्स के लिए संवेदनाएं हैं कि दोनों अपना अपना काम अच्छा करें, जो भी वो कर रहे हैं इस लड़ाई से अलग हट करके काम करें। मतलब मैं क्योंकि ये सोनू समझना भाई भी एक चाह रहा सेकंड हूँ। बस, एक आदमी गलत हो सकता है, चलिए मान लेते हैं रोशन आनंद इज गलत, विपिन मुखिया इज गलत, एसके झा इज नहीं, गलत, अवध ओझा सर को भी बोल राकेश रहे यादव इज हैं, गलत, अवध ओझा सर को भी बोल रहे हैं। अवध हो जाए सर इज गलत, हर आदमी गलत है, अकेले आप सही हैं। ये तो नहीं हो सकता ना कि जिस आदमी ने भी आपके बारे में बताया सच, तो वो सारे गलत हैं। आपने वहां बैठ के झूठ ये बोल दिया कि वो लड़के के खिलाफ इन्होंने एफआईआर कर दी थी, जबकि कहीं नहीं है मेरे पास। उस जज ने ही, वो जज को मैं तब से जानता हूं जब मैं एज टीचर था, किसी जज के लिए ऐसे बोलना बड़ा वो लगेगा। मैंने उससे पूछा जिसके अंडर वो केस चल रहा है, जो फर्जी आरोप पकड़ा गया था, वो खान सर ने नहीं किया है। और अगर खान सर ने किया था वो, तो खान सर ने वो वीडियो अपने चैनल से हटाया क्यों नहीं था? मान लेते हैं कि आज कोई आपके साथ आके फोटो खिंचा ले और आपको बाद में पता चले कि ये गलत आदमी क्रिमिनल है, तो आपको फिर ये क्लेरिफाई भी तो करना चाहिए ना कि वो जो फोटो थी वो गलत आदमी है, उससे बच के रहिएगा। आपके चैनल पे तो वो वीडियो पड़ा रहा,
आपको लगा कि इसका लाभ मिल रहा है तो लेते रहिए। और देखो सोनू भाई, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, आप अगर सच में आप देश हित की बात करना चाहते हो, आप एजुकेशन को सस्ता करना चाहते हो, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको ऐप बनाने की भी जरूरत नहीं है। आप यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक्सेसिबल टू ऑल है, फ्री पढ़ा सकते हैं। आप फ्री वहीं पढ़ाइए। कोई जरूरत है क्या कोर्स लॉन्च करने की? ये जो बोलना है, आज लोग कहते हैं कि हमने सस्ती शिक्षा की, तो ये सब जैसे वॉल्यूम बढ़ा, आज सबसे लोग पता है क्या कहते हैं, आपको भी कहेंगे कि जैसे खान साहब आए तो शिक्षा सस्ती हुई। ऐसा नहीं है। कोविड आया, टेक्नोलॉजी और बूम हुई। पहले टेक्नोलॉजी बहुत महंगी थी। हाँ, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, शिक्षक भी बताएंगे कि पहले ऐप बनवाने के लिए 8-8 लाख रुपए मांगे जाते थे वेबसाइट बनाने के लिए। तो शिक्षा उस हिसाब से महंगी थी, ऑनलाइन एजुकेशन भी। लेकिन 2019 के बाद इतने ऐप बनाने की कंपनियां आ गई कि वो सेस प्लेटफॉर्म देने लगी। पहले सेस का कल्चर नहीं था, तो 30,000 में ऐप बनने लगा, तो लोगों ने फीस सस्ती कर दी। ऐसा नहीं कि खान साहब ने आके फीस सस्ती करा दी, ये नैरेटिव बहुत गलत है। टेक्नोलॉजी बहुत महंगी थी पहले, बहुत महंगी टेक्नोलॉजी थी, सर्वर कॉस्ट बहुत ज्यादा थी। ये तो वो बात है कि आज मैं 48 साल का हूँ, तो 5 साल के बाद मैं बिना कुछ किए ही 53 का हो जाऊंगा। इसमें मैंने क्या करा? मैंने क्या करा? तो आप अपने लेकिन आप क्या हो दिखाते हैं जाएगा। कि मैं आया तो और लोगों ने फीस सस्ती की। यार अनअकैडमी की फीस इसलिए भी महंगी थी कि उनका प्लेटफॉर्म बहुत अलग लेवल का था, जहां बच्चा डाउट पूछ सकता है, जहां बच्चा ऑडियो कन्वर्सेशन कर सकता है, डाउट का चित्र भेज सकता है, और टीचर्स को भी कुछ नहीं करना, लैपटॉप निकाला खोला। वो महंगी टेक्नोलॉजी पे काम करते थे। वो लोग 150 से 200 करोड़ पर ईयर टेक्नोलॉजी पे खर्च करते थे। क्या बात। बट भारत के टीचर, भारत के स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आया। वो ऐसे हो गया जैसे आप गांव में जाकर के एप्पल का स्टोर खोल दीजिए, नहीं चलेगा। बट इससे एप्पल सस्ता या एप्पल खराब नहीं हो सकता ना, उसका वैल्यू खराब नहीं होता। वैल्यू खराब नहीं होता कि अगर नहीं चला। ये लोग क्या दिखाते हैं कि वो मर गई साली कंपनी। इन्होंने बोला, इनके बयान है ये, कि जिन्होंने इनको 107 करोड़ का ऑफर दिया। 107 करोड़ का ऑफर मिला था वैसे? मैंने आपको अभी दिखाया, मैंने तो कंपनी के मालिक को आपको मैसेज करके पूछा कि क्या ऐसी कोई बात थी 107 करोड़ के ऑफर की। फिर क्या जवाब था मालिक का? मालिक ने कहा कि मैं इसको क्लियर कर दूंगा, किसी भी पॉडकास्ट में हमने किसी को 107 करोड़ का ऑफर नहीं दिया था। ऑफर ही नहीं मिला? हाँ, ऑफर 107 करोड़ का नहीं दिया होगा, कुछ बात हुई होगी, डील हुई होगी। क्योंकि उस टाइम खान साहब ने मुझे भी पूछा था कि उनको एक कंपनी जुड़ने के लिए बोल रही है, तो जुड़ना चाहिए नहीं जुड़ना चाहिए, तो मैंने उनको प्रॉस कॉन्स बताए थे। बट ठीक है, वो आपने ऑफर छोड़ दिया, लेकिन आप उसी चीज को दिखाना कि हमने ऑफर छोड़ दिया क्योंकि हम देश हित की बात करने आए हैं। अरे आपने 5 साल में दिखाया है ना कि आपका रेवेन्यू 150 करोड़ से ऊपर है। 107 छोड़ के आपने 150 बनाया है ना, 200 बनाया है ना आपने। आप 150 छोड़ के 107 छोड़ के 150 200 बना रहे हैं, देन इट्स ओके। 500 बना रहे हैं, इट्स ओके। पैसा बनाने में तो मुझे लगता नहीं है कोई दिक्कत होनी चाहिए। हाँ, ठीक है, किसी वो को भी नहीं, business आप है, इसमें बनाओ। इसमें क्या बुराई लेकिन है? आप दूसरों को नीचा दिखाना कि हाँ, मैंने दूसरों फीस को कम नीचा करा नहीं, दी। दूसरों को नीचा नहीं दिखाना हाँ, कि चाहिए। कोई आप फलाना अपनी टीचर। लाइन बड़ी रखो, दूसरों की लाइन काटने से अपनी लाइन बड़ी होती नहीं है भाई, कभी। अभी जैसे आप देख रहे होगे, उन्होंने बोल दिया एक 12th पास लड़का विपिन मुखिया के लिए बोला, जिसके लिए वो चुनाव प्रचार में भी गए थे, कि 12th पास लड़का। आपको पता है अलग पांडे आल्सो 12th पास, उन्होंने भी कॉलेज ड्रॉप आउट किया है। तो क्या 12th पास लड़का पढ़ाने नहीं सकता? अलग पांडे साहब ने तो इतनी बड़ी कंपनी बना दी और बढ़िया पढ़ा रहे हैं। हाँ, बहुत बढ़िया पढ़ा। पढ़ाते भी तो थे पहले। प्रोटेस्ट में भी लगे हुए हैं। हाँ, नहीं लगे हुए इन द सेंस नहीं, एक बार गए हैं प्रोटेस्ट में, वो स्टूडेंट्स का प्रेशर था कि अब अच्छा, इतनी बात इसलिए आगे बढ़ गई इसलिए तो। गए हैं। हाँ, मतलब लोग तभी जाते हैं अक्सर। आप देखेंगे शुरुआत में किसी ने भी नहीं साथ दिया है। हम लोग को पता है कि खाने के लिए भी कितना संघर्ष था। अभी तो अब खूब खाना वाना आ रहा है, लोग कहाँ कहाँ से भेज रहे हैं, बर्गर आ हाँ, रहे अब हैं, पिज्जा आ रहे रीच हैं। बढ़ गई ये प्रोटेस्ट क्या की। कहानी, कौन कौन भेज रहा है वहां से? जैसे कि अब आपका मन हुआ कि यार इतने लोग हैं, वहाँ खाना नहीं है, तो आपने यहाँ से स्विगी से ऑर्डर कर दिया खाना प्रोटेस्ट साइट पे। अच्छा, ऐसा भेज भी दो। हो रहा है, बिल्कुल। और वहां जाके लोग दे रहे हैं। लोग दे रहे हैं, समोसे भेज दिए किसी भी टाइम पे। आपने सोचा यार मैं 2000 समोसे भेज देता हूँ, इसमें कुछ गलत नहीं है यार। लोगों को भूखा थोड़ी रखना, वो भी देश के लोग ही हैं। अच्छा, जिसने सीजीपी बनाया उसका नाम है आपका, क्या बोलते हैं? अभिजीत दीप के। अभिजीत दीप के। कैसा आदमी है? मैं जाते जाते आपसे अभिजीत के बारे में 2-4 बातें पूछ लेता हूँ। अब वो भी जैन जी लड़का है, जैन जी लड़का है, नया लड़का है, यूएस में पढ़ रहा था, जॉब ढूंढ रहा था, बेरोजगार था। अचानक से ये सीजीआई साहब ने कॉकरोच बोला, उसने कॉकरोच जनता पार्टी बना दी। और वहां से मजाक मजाक में, जैसे और पार्टियां मजाक कर रही थी, एक जज मजाक साहब में को और तो बुला पार्टी के बन पूछते गई। ही होंगे सरकार वाले, भाई साहब काहे को पंगा ले लिया? उन्होंने भी फिर से बोल दिया ना, जब सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल लगी कि लोगों को इतनी बर्बरता से पीटा गया, तो उन्होंने वीडियो देखने से मना कर दिया। उन्होंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है। सीजीआई साहब ने। सीजीआई साहब ने कह दिया मेरे पास टाइम नहीं है। नहीं सब भी हो देखने के लिए। सकता। यार आप न्याय मांगने जा रहे हो और जज आपको कहते टाइम नहीं है, ये कोई बात हुई? आपके पास थोड़ी कोई न्याय मांगने आया कि सोनू भाई ने कह दिया टाइम नहीं है। जज साहब का तो काम ही है न्याय देना। वो ये कैसे कह सकते हैं मेरे पास टाइम नहीं है? ये कौन सी बात हुई कि प्रधानमंत्री जी के मेरे पास देश हित के लिए, युवाओं के सोचने के लिए टाइम नहीं है? ऐसा थोड़ी हो सकता है।
तो उन्होंने बोला टाइम ही नहीं, वीडियो देखने का टाइम नहीं वीडियो है। देखने के लिए टाइम नहीं है, उन्होंने ये कहा। तो कहाँ आदमी न्याय मांगने जाए, हमें तो पता है हमने इतने सारे। तो सीजीआई साहब के ऊपर बड़े मीम आ रहे हैं, आग बंद करके बोल रहे हैं, आग लगाई तो मजा आ गया, बड़े सारे मीम बन रहे हैं उनके ऊपर। हाँ, उनके ऊपर भी मीम बन रहे हैं, परेशान भी हो रहे होंगे कि ऐसा हो गया। लेकिन अब देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश के एक एक शब्द की बहुत अहमियत है। ये समझ में आ जाता होगा। हाँ, ये नहीं, हो बड़ी जाता है, अहमियत इंसान है। ही है आखिर। हाँ, उन शायद हो सकता है उस संदर्भ में ना भी कहा हो। नहीं, संदर्भ कोई भी हो, किसी को भी, किसी भी समुदाय को कॉकरोच कहना तो गलत ही है, आप उसे जस्टिफाई नहीं कर सकते, संदर्भ कोई भी रहा हो। तो अभिनय मैच का जाते जाते स्टूडेंट्स के लिए कोई एक पैगाम? मैं बस स्टूडेंट्स को भी ये कहना चाहता हूँ कि ये सोशल मीडिया बहुत खतरनाक है, इसकी गुलामी मत कीजिए। थंबनेल देख करके, किसी रील पे क्या लिखा है उसे देख करके, किसी वीडियोज के क्या कमेंट्स हैं उसे देख करके अपना माइंडसेट मत बदलिए। किसी की अंधभक्ति भी मत कीजिए और किसी का अंधा विरोध भी मत कीजिए। उतना अपने दिमाग को इंटेलेक्चुअल बनाइए कि सही और गलत की पहचान कर सकें, क्योंकि यहाँ छद्म भेष में बहुत लोग आपको ठगने के लिए, लूटने के लिए घूम रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जो आपके सच्चे हितों के लिए आपके साथ खड़े हैं। और मेहनत करते रहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है कि अगर आप, जो आपका कोर काम है मेहनत करना, अगर आप छोड़ देंगे तो फिर जब आपको सिस्टम मौका देगा, जब सिस्टम ठीक होकर आपके सामने आएगा, तब आप कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो पढ़ाई करते रहना भी बहुत ज़रूरी है, हर एक चीज़ ज़रूरी है। सोशल मीडिया का भी टाइम निर्धारित कीजिए, 8 से 9 यूज करेंगे, सुबह 7 से 8 यूज करेंगे। सुबह सुबह मत ही यूज कीजिए, क्योंकि अगर आप सुबह सुबह ही सोशल मीडिया की गंदगी जो कि बहुत ज़्यादा होती है वो आपके दिमाग में आ जाएगी, तो आपका पूरा दिन अच्छा नहीं बीतेगा। तो कोशिश कीजिए शाम में, दोपहर में थोड़ा बहुत सोशल मीडिया देख लिया, उससे ज़्यादा सोशल मीडिया फॉलो मत कीजिए। जितना आपके काम का है उतना ही देखिए। सो अभिनय भाई, सबसे इम्पोर्टेंट एक और चीज़ है जो आपसे डिस्कस करने वाली है, वो है चंदा चोरी। कैसे देखते हैं आप चंदा चोरी को? यार, मैं तो ऐसे ही देखता हूँ कि बताइए, जिस राम मंदिर को ये कहा जाता है कि ये देश की भावना है, ये देश के लोगों की श्रद्धा है, आपने उसी को चोट कर दिया, तो बड़ा गलत है। और जब जिम्मेदारी लेने की बात आती है तो आप कहते हैं नहीं नहीं, चंपत राय ने ऐसा किया है, लोगों पे एक्शन हो रहा है। वही जो मैंने अभी आपको बात कही थी कि सरकार में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जिस चीज़ का इनको श्रेय लेना है, जो अच्छी चीज़ है, वो तो तब ये से आ श्रेय गए। लेंगे। केजरीवाल जेल जाएगा और लोग कहेंगे कि सरकार ने जेल भेज दिया केजरीवाल को, तो लोग कहेंगे, ये कहेंगे कि ये तो कोर्ट का फैसला है, हमारा इसमें कुछ नहीं है। लेकिन राम मंदिर का फैसला भी कोर्ट का फैसला था, न्यायालय का फैसला था। वहाँ उसको क्रेडिट खुद बीजेपी लेना। कहेगी नहीं नहीं, हमने करा है। यार, आप राम को लाने की बात करते हैं, आप राम मंदिर को लाने की बात करते हैं, तो चंदा चोरी की जिम्मेदारी आपकी क्यों नहीं? वहां सिस्टम क्यों आ जाता है? सब कुछ तो सिस्टम ने ही करा है। आपने ईंटें लगाई हैं क्या राम मंदिर में? नहीं ना, लोगों ने ही लगाई हैं, एक सिस्टम ने बना के तैयार किया है। तो ये बहुत, मतलब तुम्हारा इनका कुत्ता दोहरा चरित्र और दोगलापन दिखाता है। तुम्हारा कुत्ता कुत्ता, हमारा कुत्ता टॉमी। टॉमी, वही तो, जहां पे आपको अपने हिसाब से बातें मोल्ड करनी है, मैनिपुलेट करनी है, वहां ये अपने हिसाब से कर लेते हैं। तो चंदा चोरी बहुत गलत था। और एक ही मंदिर में नहीं, अभी आप देख रहे हैं तमाम मंदिरों से खबरें आ रही हैं। मतलब ऐसा लगता है जैसे बीजेपी ने अपने आप को खुद से ही घोषित कर लिया है कि हिंदू धर्म और राम मंदिर की रक्षा यही करेंगे, इन्हीं की जिम्मेदारी है। ऐसा लगता है जैसे भगवान राम ने इनकी पार्टी की सदस्यता ली है। हम और आप श्री राम बोलेंगे, इनको आपत्ति है, विपक्ष श्री राम बोलेगा, इनको आपत्ति है कि नहीं आप ये नहीं बोल सकते, हम हिंदू हैं, हम हिंदू धर्म की रक्षा नहीं कर सकते। क्यों भाई, आप ही क्यों करेंगे? हम तो खुद भी करते हैं। ये आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो ये बोलने लगेंगे कि नहीं नहीं आप ढोंग कर रहे हैं। ये हनुमान जी को पतंग में बना के उड़ा देंगे, ये हनुमान जी की वेशभूषा में अपनी गाड़ी के आगे उनको नचा देंगे, वो गलत नहीं है। तो ये सब चीज़ें बहुत प्रश्न चिन्ह खड़ा करती हैं इनके इंटेंट पे, इनकी नीयत पे। तो हिंदू धर्म को रक्षा की जरूरत कब से पड़ गई? हाँ, मैं वही कहता हूँ, मैंने हमेशा यही बात कही मतलब है। हिंदू धर्म इतना Who are you? Who are you इतना कि कमजोर है कि हिंदू धर्म की रक्षा की जरूरत पड़ेगी? हिंदू धर्म खुद अपनी रक्षा कर सकता है। वो तुम्हारी रक्षा कर सकता है। तुम्हारी रक्षा कर सकता है, सेम बात है। भगवान श्री राम सिर्फ इनके हैं ऐसा कह देना कि सारे भगवान जैसे इनके दत्तक पुत्र हैं कि आप जब चाहेंगे तब नचा देंगे, जब चाहेंगे आप पतंग में उड़ा देंगे, ऐसा नहीं होगा यार। हम लोग भी बहुत पूजा पाठ करते हैं और हम लोगों की भी बहुत श्रद्धा है राम मंदिर को सबकी लेकर मान्यता के। है, सबकी मान्यता। हम आपकी तरह ये नहीं करते हैं कि गाड़ी पे चढ़ के चले जाएं सोमनाथ मंदिर और भगवान से ज्यादा हमारे ही चित्र उस गाड़ी पे लगे हुए हैं और भगवान कंफ्यूज है, भगवान ये है कि ये है, कि मैं हूँ कि ये है। हाँ। तो ये इनको समझना पड़ेगा और आज की जनरेशन इस बात को बहुत अच्छे से समझती है। देखो, मैं तो ये बात जानता हूँ अभिनय की,
भगवान राम ने तो अपनी सौतेली माँ के कारण 14 साल के लिए कुर्सी त्याग दी। कुर्सी ये त्याग अपनी दी, कुर्सी नहीं, सत्ता ये अपनी कुर्सी नहीं त्याग रहे, जबकि पूरा देश कह रहा है त्याग दो। बिल्कुल सत्ता की भूख नहीं, त्याग था राम के मैं जीवन कहता रहा हूँ में। ये इन्होंने ये श्री राम बोला है, इन्होंने श्री राम के भगवान चरित्र से कुछ जिया नहीं नहीं है सीखा। ना, हाँ, तो जिया भगवान नहीं ने है। तो अपनी सौतेली माँ के लिए अपना सब कुर्सी, सम्राट, सब कुछ त्याग दिया, छोड़ बिल्कुल देते हैं, नहीं चाहिए। बिल्कुल। और इनको तो सब कह रहे हैं त्याग दो भैया। तब भी नहीं मान रहे हैं। और खुद मैं बताता हूं आपको कि धर्मेंद्र प्रधान खुद इस्तीफा लिए घूम रहे हैं, यार ले लो इस्तीफा, मैं नहीं झेल पाऊंगा। आप उनकी शक्ल देखिए, जब जनता ने आपको नकार दिया, जब जनता आपके फेवर में नहीं है, तो आप काय नहीं तो बात चाहे के नहीं, मंत्री ये हैं। पकड़ क्यों रखा है? मतलब ये ऐसा तो नहीं है कि ये तो चाह रहे हो लेकिन ऊपर वाले बोल रहे हो नहीं देना तुम्हें, हाँ, मतलब ऐसा भी पता हो नहीं, सकता ऐसा है। ही लग रहा है कुछ, कि उसके बाद वो कह रहे हैं कि आई हैव द व्हाट्सएप चैट विद एनीवन आई विल एक्सपोज, वैसा कुछ है। तो घबरा रहे हो आप। और एक मुद्दा नहीं है यार, इनके पेपर लीक हो गया, चंदा चोरी हो गई, अभी बीच में लोग इथेनॉल भूल गए। अरे हाँ, ये तो वो बहुत बहुत बताइए, बड़ा मुद्दा है यार, मैं तो बहुत पूछना बड़ा भूल गया मुद्दा आपसे है। यार। आप बताइए, ये ये क्या गडकरी कह रहे हैं? साहब अभी आपने गडकरी का लेटेस्ट बयान सुना कि आपको प्योर पेट्रोल चाहिए तो ले लीजिए, 160 रुपए किलो है, है, मतलब लीटर है, आप वो डलवाइए। किसने आपको कहा इथेनॉल डलवा लो? तो मतलब इसका मतलब नकली है, ये मान रहे हो? मान रहे, और क्या है? आप बताओ यार, ये कौन सी बात हुई? आप दूध लेने जा रहे हैं, आप कह रहे हैं दूध में पानी है, दूध वाला कह रहा है कि सुनो ऐसा है, तुमको अच्छा दूध चाहिए, लो 200 रुपए लीटर वहां रखा है, वहां से ले लो। ये कौन सी बात हुई? नहीं, गडकरी जी ने बोला है 160 हाँ, रुपये गडकरी ने बोला ये वाली बात, बिल्कुल बोला है गडकरी साहब ने कि आपको ऐसा चाहिए कि बिना इथेनॉल वाला तो आप ले लो 160। इसका मतलब तो आपने जो पेट्रोल जनता समझ रही है कि 65 रुपए से इनके कार्यकाल में 107-8 हुआ है, वो 160 हो गया है। इसका मतलब तो यही है। गडकरी जी खूब बचाव करते आए, झूठ पे झूठ उनके पकड़े गए। और देख लो आप कि आज लोगों के इंजन में तमाम समस्याएं आ रही हैं। कल मैं एक टीचर का वीडियो देख रहा था कि उनकी गाड़ी बंद हो गई, उसके बाद इंजन में आग तक लगने की खबरें आ रही हैं। पर ये इथेनॉल की वजह से हो रहा है। इथेनॉल की वजह से बहुत लोगों के इंजन डैमेज हो रहे हैं। अब कंपनियां जो हैं वो इतनी डरी हुई हैं कि वो अब कहने लगी हैं नहीं नहीं ऐसा इसकी वजह से नहीं है। पहले तो हमने इतने इंजन के फेलियर नहीं देखे। और बड़ी बड़ी गाड़ियों में मेरे खुद के साथ पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है। इथेनॉल की वजह से अब मैं ये नहीं कह सकता, मुझे नहीं बताती, क्योंकि इथेनॉल की चर्चा मैंने अभी सुनी और ये बात तकरीबन 1-1.5 महीने पहले की है कि ड्राइवर मुझे एयरपोर्ट छोड़ के गया, तो उसने बताया कि गाड़ी बंद हो गई थी रास्ते में। मैंने कहा क्यों हो गई? कि पता नहीं, एक सिग्नल आया और गाड़ी बंद हो गई, और जबकि सबसे सेफेस्ट कार थी वॉल्वो की। तो मैंने कहा अच्छा। फिर वो लेके गया तो वहाँ पता चला कि कुछ इंजन में बता रहे हैं कुछ प्रॉब्लम है। कोई पैसा नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, ठीक कर दिया। और उसके बाद बोला कि बिल वगैरह काट के कुछ ऐसा नहीं दिया। पहली बार ऐसा हुआ देखने को कि कोई पैसा भी नहीं लिया और कुछ लिखित में नहीं दिया कि क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा यार ये इसका मतलब, मैंने वॉल्वो को दोषी माना। मैंने कहा यार बड़ी कार बेकार बनाते हैं, पहले की कारें बड़ी अच्छी होती थी, मर्सिडीज की, BMW की, वॉल्वो वाले तो बेकार है, इनके इंजन में अभी से दिक्कत आ रही है। तब से मैं खुद डर से 160 रुपये वाला डला रहा हूँ। तो अभी 160 रुपये वाला पेट्रोल अवेलेबल है? हाँ, वो तो हर पेट्रोल पंप पे होता है, मैक्सिमम पेट्रोल पंप पे होता है। अच्छा, हाँ, सब पे नहीं होता, मैक्सिमम पे होता है। कि आपके पास चॉइस है कि आप 160 रुपये वाला डलवा लें बिल्कुल, और उसमें इथेनॉल नहीं है, उसमें इथेनॉल नहीं और जो 100 रुपये में डल रहा है उसमें इथेनॉल है, उसमें इथेनॉल है। और उसमें कोई और ये गारंटी? ऐसे दिखा रहे हैं जनता जबरदस्ती छीन के मांग रही है, मुझे तो इथेनॉल वाला ही चाहिए। अरे जनता को क्या मतलब, तो बेचारी को पता भी नहीं था उसको तो। उनको तो वो सस्ते वाले में जाएंगे ना अभी। हाँ, नहीं, और ये उसको कहते थे वो पावर पेट्रोल है, बड़ी गाड़ियों के लिए जिनके हैवी इंजन होते हैं उसके लिए वो होता था कि आप वो डलवाओ। लेकिन अब ये एक नया नाटक आ गया है कि नॉर्मल वाला पेट्रोल ही नहीं डलवा सकते हो, इथेनॉल में प्रॉब्लम है। और मानने को उसमें भी सरकार तैयार नहीं है। तो ये इस्तीफे तो बैक टू बैक होने चाहिए। तो आप CGP के प्रोटेस्ट में जब जा रहे हो तो आपके मन में ये तो नहीं चल रहा कि एक दे तो फिर हम दूसरे को लपेटें? नहीं नहीं, मेरे मन में नहीं चल रहा, वो जनता की देखिए, मेरे अकेले नहीं, के मन में आप भी चलने तो से क्या बैठते हो ना होगा? वहाँ पर स्टेज के हाँ ऊपर। हाँ, मतलब मेरे अकेले के चलने से क्या होगा? अगर इथेनॉल देश की आपने समस्या है, इथेनॉल से देश के लोगों को नुकसान हो रहा है, तो उसमें क्या गलत है? या तो आप मान लो कि अब इथेनॉल नहीं मिलेगा, तो हो सकता है अभी बात रोक दी जाए इस्तीफे से। नहीं मानोगे, जिद पे अड़े रहोगे, तो फिर बात इस्तीफे पे आ जाएगी। आप पहले विकेट गिरने का वेट कर रहे हो, हाँ, मुझे तो उम्मीद है कि गिरेगा। फिर दूसरे विकेट के लिए भागोगे या बिल्कुल खत्म होना, कर दोगे? नहीं नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। हम तो निकले ही देश हित के लिए हैं, ये अकेला पेपर लीक मुद्दा थोड़ी है। हमें तो जो आप कह रहे थे कि अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना रहे, वो बात अधूरी रह गई थी। इन्होंने खुद बोला था 2019 में कि हम कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लाएंगे और हर डिस्ट्रिक्ट में अपने सेंटर्स बनाएंगे। इससे देश का 600 करोड़ रुपए हर साल बचेगा। आज 7-8 साल हो गए, आपने 5,000 करोड़ लगभग देश का नुकसान कर दिया। ये इनका खुद का कहना है। वेबसाइट पे भाई आप एडिटिंग करो तो जरूर लगाना कि CET पे इनका बयान था कि 600 करोड़ साल का बचाएंगे, अपने सेंटर्स बनाएंगे। लेकिन इनको तो फ्री बीज बांटने से ही फुर्सत नहीं है। इनके पास एक स्कीम आ गई है कि चुनाव से पहले 2-3 महीने लोगों का पैसा रोक लो, वो जो आप दे रहे हो फ्री पैसा, और इकट्ठा चुनाव के पहले लास्ट महीने में
18-19 हजार रुपए महिलाओं के अकाउंट में फेंक के मार दो। वो इमोशनल है बेचारी, वो कहती हैं जिसका नमक खाया है साहब उसको वोट देंगे, और वो वोट देंगी। घर की महिलाएं डिसाइड कर रही हैं कि भाई इनको वोट दे दो, पैसा आया है उनके खाते में। इन्होंने वो नब्ज पकड़ लिया, लेकिन कितने दिन आप जो पकड़ बिहार में पाएंगे? किया। जो बिहार में किया, बिल्कुल। बिहार में नहीं, हर जगह ये कर रहे हैं। ये वोट खरीदा जा रहा है एक तरीके से, लीगल रिश्वत इतना। है। हाँ यार, जब आप हर चीज को कॉरपोरेट बना दोगे सोनू भाई, हर चीज के केंद्र में पैसा होगा। आज हॉस्पिटल्स दो बन के खड़े नहीं होते, कम वक्त आईपीओ के लिए भागने लगता है। यथार्थ को देखा आपने? यानी हर चीज के केंद्र में पैसा है, और जब केंद्र में पैसा होगा तो जनहित बहुत पीछे छूट ये आईपीओ की क्या वेलफेयर कहानी की है? बात हो ही नहीं सकती। आईपीओ की क्या कहानी है? ये आजकल देश में मैं कहता हूं ना, आधे से ज्यादा नकली आईपीओ आ रहे हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर का पैसा डुबो रहे हैं। आपने देखा नहीं, राजेश एक्सपोर्ट स्कीम कितना बड़ा स्कीम था? 15 लाख करोड़। 15 लाख करोड़ का, और उसमें एलआईसी का भी पैसा लगा था। एलआईसी, जिससे लोग ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि हमारे बच्चों के टाइम पे पढ़ने लायक बच्चे होंगे तो आप पैसा दे दोगे, बिटिया के विवाह के टाइम पे आप पैसा दे दोगे। वो एलआईसी अगर उस वक्त हाथ खड़ा कर दे तब क्या होगा? और एलआईसी है उस दिशा में। कितने एलआईसी ने अडानी को पैसा दिया। एलआईसी की स्थिति सही नहीं है इस वक्त। एलआईसी की? हाँ, एलआईसी की। एलआईसी खुद आज बहुत ही खराब दौर से गुजर रही है, और कब तक एलआईसी रह पाएगी पता नहीं है। मैं एलआईसी को एक्सपोज करूंगा, पूरा उसका मैं डेटा इकट्ठा कर रहा हूं, बट एलआईसी इज नॉट गोइंग इन द गुड डायरेक्शन। तो ये राजेश एक्सपोर्ट में कितना पैसा बर्बाद हुआ इनका? 15,000 करोड़ का था शायद, आई थिंक इनका 10% था। 1500 करोड़। हाँ, और आप एक बात बताओ यार, कि उसमें रिटेल इन्वेस्टर का भी 13,000 करोड़ रुपए डूबा है यार। अलग-अलग रिटेल लोगों- इन्वेस्टर का अलग-अलग बताओ लोगों आप, का। तो क्या कर रहा था सेबी? आंख बंद करके बैठा था सेबी। सेबी की जिम्मेदारी क्या थी? बस आईपीओ ले आए, लोगों ने पैसा लगा दिया। हम तो जनता तो सरकार पे भरोसा कर रही है, उस सेबी के सिस्टम पे भरोसा कर रही है ना, कि सेबी बहुत स्ट्रिक्ट है, अच्छा काम करेगी, अच्छे लोगों के आईपीओ आएंगे। यहाँ आईपीओ आते ढेर हो जाते हैं। आप पेटीएम का आईपीओ लाए, ढेर हो गए। ऐसे आईपीओ क्यों आ रहे हैं जो ढेर हो जा रहे हैं? लोगों का तो पैसा डूब जा रहा है। यानी क्या हो रहा है? एक गैप जो गरीबों और अमीरों में होता था वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। अडानी को हम लोग बिजनेसमैन मान के बैठे हैं, अंबानी को हम लोग बिजनेसमैन मान के बैठे हैं। ये बिजनेसमैन है जो किसानों से सस्ती सरसों खरीद के और उसको तेल बना के हम लोगों को ही चेप रहे हैं, उसी किसान को चेप रहे हैं। आज इस किसान की स्थिति देश में क्या है आप बताइए? क्या कोई किसान सम्मानजनक जीवन जी रहा है? अगर आज इस देश का किसान किसानी करके सम्मानजनक जीवन नहीं जिएगा तो आगे आने वाली पीढ़ी क्या किसानी करेगी? अन्न कौन उगाएगा? चिंता ये है। वो ये खुद ये सोचता है कि बेटा मैंने तो जैसे जीवन काट लिया, तुम लोग कुछ अच्छा कर लेना जीवन में। आज किसान का बेटा किसानी नहीं कर रहा है, वो बाहर निकलने की सोच रहा है, तो अन्न कौन उगाएगा? ये डर के विषय हैं। 10 साल बाद, हाँ, 20 साल बाद, 30 साल बाद चंदा चोरी एक मंदिर में होगी ये नहीं, ये देश की आस्था धूमिल हो जा रही है, देश की आस्था खतरे में जा रही है। ये चिंता का विषय है। पेपर लीक से 22 लाख लोगों का जो है मेहनत बर्बाद हो गया। इतना डर का विषय नहीं, जितना डर का विषय ये है कि लोग इस डर से किताब छोड़ दे रहे हैं, तैयारी नहीं करना चाहते कि सिस्टम खराब है। क्या बात? ये डर है। तो ये लोग को ये सब चीजें समझ में नहीं आती। आज लोग कहते थे यार पहले की सरकार भी ये करती थी, अब की सरकार भी ये करिए, न्यू नॉर्मल मान लिया लोगों ये ने। कोई आंसर थोड़ी है। ये कोई आंसर थोड़ी है। लोग ये सोच के बैठे हैं यार अब कुछ नहीं हो सकता इस अरे देश आप अच्छे थे तभी तो आपको लाए थे, उनको हटा दिया, नकार हटा दिया दिया। हमने कि बेकार है, नहीं कर रहे। आप क्या कर रहे हैं? आप भी वही काम कर रहे हैं। जनता को आप कुछ समझ नहीं रहे। जनता आवाज उठाती है, रैंक रैंक के। आपने देखा लखनऊ में प्रोटेस्ट हुआ, बिहार में प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग। क्यों कर रहे हैं? ये आवाजें क्यों उठ रही हैं? आपको 24 करोड़ जनता ने वोट दिया, आप सत्ता। वोट का मतलब क्या है? वोट डाला, एक सत्ता पार्टी बन गई, एक विपक्ष बन गया। विपक्ष भी एक पार्ट है, बहुत कुनबा बड़ा, है, बहुत बड़ा पार्ट है। हाँ पार्ट है, जो उस जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा है जिसने आपको पसंद नहीं किया। बट यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ होल कंट्री। आपकी जिम्मेदारी उन लोगों के भी प्रति है जिन्होंने आपको वोट नहीं दिया। लेकिन आप ये भूल गए। आप विपक्ष को नकारते रहते हैं। आपके लिए विपक्ष दुश्मन है। आप कह रहे हैं वो राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। अरे चूल्हा आपका, गैस आपकी, काट दीजिए कनेक्शन, कैसे सेक लेगा रोटी? रोक दीजिए पेपर लीक। मौका ही क्यों दे रहे हो? हाँ, मौका ही क्यों दे रहे हो आप? हॉस्पिटल्स की हालत देखिए क्या है। हॉस्पिटल आज मरीज को दया दृष्टि से देख रहा है? बिल्कुल भी नहीं। हॉस्पिटल आज ये देखता है कि कैसे इसकी मैं 10 टेस्ट एक्स्ट्रा करा दूं, कैसे इसको ना जरूरत होने के बावजूद भी ऑपरेशन करा के हॉस्पिटल का टारगेट पूरा करूं। क्या डॉक्टर्स को ये जो टारगेट दिया जा रहा है, क्या ये जो थानों को टारगेट दिया जा रहा है, ये देश सही दिशा में जा रहा है? और ऊपर सब पता है। सब पता है, क्यों नहीं पता? वो उनको डायरेक्टली नहीं पैसा पहुंच रहा, इनडायरेक्टली पहुंच रहा है तो उनको मजा आ रहा है। ऐसी थोड़ी पार्टी फंड में 10,000 करोड़ रुपए हो जाते हैं। राजनीति पूरी कॉर्पोरेट हो चुकी है। आप देखिए आज कैसे मंच सजते हैं। पहले ऐसे सजते थे। आज मोदी जी के एक एक मंच में 35-35 करोड़ रुपए लगते हैं। किसका पैसा है? इवेंट की बात हाँ, कर रहे हैं। इवेंट की बात कर रहा हूं। इवेंट नहीं है वो, रैली और क्या है? तो आप देश के पैसा को
इस तरीके से जो एजुकेशन पे लगना चाहिए। आप बताइए मुझे कि सोनम वांगचुक को सफदरगंज से मेदांता में क्यों शिफ्ट करने की जरूरत पड़ी? यानी सफदरगंज उतना अच्छा हॉस्पिटल नहीं है जितना मेदांता है, और सफदरगंज दिल्ली का बड़ा हॉस्पिटल है। यानी देश के बड़े हॉस्पिटल की स्थिति आज मेदांता से खराब है, तो ये देश की सत्ता के लिए शर्म की बात है। हुआ ना ऐसा कि मेदांता में उनको शिफ्ट किया गया। या तो फिर ऐसा है, इसको ऐसे भी देख सकते हैं भाई कि साहब नड्डा साहब और जितेंद्र सिंह का स्टैंडर्ड इतना है कि वो मेदांता में ही जाके फोटो खिंचा सकते हैं, सफदरजंग में नहीं। लोग देख लेंगे यार हॉस्पिटल की हालत क्या है। या तो इसका एक पहलू ये हो सकता है, कभी आपने देखा पिछले इतने सालों में कि ये यूनिवर्सिटी बनाई है और उसके बाहर मोदी जी उसका उद्घाटन करने गए, देखो हमने वर्ल्ड बेस्ट यूनिवर्सिटी बना दी। आज टॉप 100 में हमारी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, टॉप 100 में आज हमारी कंपनी नहीं है, टीसीएस थी वो भी निकल गई। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हम बाकी के देशों से कंपैरेटिवली पीछे जा रहे हैं, तभी तो ये गैप पड़ रहा है कि पहले हमारी टॉप 100 थी अब नहीं है। अगर मैं ये भी मान लूं कि हमारी यूनिवर्सिटी वहीं के वहीं है, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, तो भी इसका मतलब है कि दूसरे देशों ने उससे अच्छा यूनिवर्सिटी बना लिया, परफॉर्म किया है। आज डॉलर पैसे के मुकाबले मजबूत हो रहा है का मतलब है कि हमको जिस रफ्तार से चलना चाहिए था और जिस रफ्तार से डॉलर चला है, वो रफ्तार के बीच में बहुत गैप है, बहुत बड़ा मिसमैच है, बहुत बड़ा मिसमैच है। ये हम नहीं समझ रहे, ये हमारी देश की जनता को समझ में नहीं आ रहा। हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, सोचिए हमारा गुड्स डेफिसिट, यानी जितनी चीजें हम बाहर वालों को बेच रहे हैं उससे कई गुना चीजें हम बाहर वालों से खरीद रहे हैं, वो डेफिसिट हमारा लगातार बढ़ रहा है कि 33 बिलियन डॉलर था, 100 बिलियन डॉलर बढ़े जा रहा है। वो तो हम सर्विसेज की वजह से जिंदा है कि सर्विसेज उसको मैनेज कर रहा है, लेकिन ओवरऑल हम डेफिसिट में, यानी हम एक लॉस मेकिंग कंपनी है इंडिया। और सर्विसेज कब तक? एआई आ गया है, सर्विसेज तो लगातार घटेंगी, तब भारत कहां होगा? हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे, ताइवान चिप बना ले रहा है, कोई सेमीकंडक्टर बना रहा है, भारत बातें बना रहा है। हमें लग रहा है यहां से प्रधानमंत्री जी को हर बात में लग रहा है रील कट जाएगी, समझ ही नहीं पा रहे कमबख्त नाक कट रही है। उससे ज्यादा हम रील पे चल रहे, देखा नहीं आपने उनके भाषण में, ये जो रील्स पे रील्स बन रही हैं, भारत यूजर बनेगा इंस्टाग्राम का। भारत ने क्या एक ऐसी चीज बनाई, आप बताइए? माइक्रोसॉफ्ट बाहर की, इंस्टाग्राम बाहर का। भारत अगर कोई प्लेटफॉर्म बना भी देता है तो वो चल नहीं पाता ठीक तरीके से। आत्मनिर्भर भारत सिर्फ इस इमोशंस के आधार पे नहीं सक्सेसफुल होगा कि आप कुछ भी बना देंगे और इस पे मेड इन इंडिया लिखा हुआ है तो आप ले लेंगे। नहीं साहब, आपको क्वालिटी भी देनी पड़ेगी उस लेवल की। आज से 15 साल पहले चाइना की क्या इमेज थी? अरे चाइनीज तो शाम तक नहीं चलेगा, खराब हो जाएगा। आज क्या है चाइनीज की स्थिति? उनकी बीवाईडी देख लीजिए, टेस्ला को पीछे छोड़ दिया, कमाल कर रहे हैं। सब जगह वही दिख रही है। तो क्यों कर रहे हैं? फिर लोग कहते हैं वहां, तुम्हें पता है वहां तो डेमोक्रेसी नहीं है। यार वहां लोगों को अच्छा जीवन मिल रहा है, नहीं मिल रहा क्या अच्छा जीवन? हम यहाँ क्या कर रहे हैं? आज हम पेड़ कटवाने पे हमारा फोकस है, आगे आने वाली पीढ़ियां धुआं में सांस लेंगी। पानी की स्थिति यह है कि आगे आने वाला, आप सोचिए आज से 10 साल पहले मैं पानी खरीद के नहीं पी रहा था, 20 साल पहले शायद आप खरीद के नहीं पी रहे हो, कोई नहीं खरीदा। लेकिन अभी जो स्थितियां बन रही हैं कि हर एक आदमी को पानी खरीद के पीना पड़ेगा। अगर गांव में भी पानी इतना अशुद्ध हो जाएगा तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ तो लोग पानी से प्यास से मरने लगेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर कैपिटल इनकम की क्या स्थिति है वो हम नहीं देख पा रहे। हमारी जीडीपी बहुत बड़ी होगी, मीडिया ने नैरेटिव चला दिया चौथे नंबर की जीडीपी, उसके बाद 5वें 6ठे पे आई, तब आपने नहीं दिखाया पर कैपिटल इनकम की क्या स्थिति है। करेगी क्या जब 80 करोड़ लोगों को खाना नहीं है, आपको खाना नहीं है, आपको राशन देने की जरूरत है। ये राशन देना तो कम होना चाहिए था, लेकिन ये इस सरकारों में कल्चर बढ़ गया, क्योंकि हमें वोट लेना है, लोगों पे राज करना है। राज किस लिए करना है? राज इसीलिए ना ताकि लोगों तक लाभ पहुंच सके, वो पहुंच नहीं रहा। आपके स्कूलों में लड़कियों के लिए टॉयलेट नहीं है, अरे भाई, ये स्थिति ना है। ही पूछो आप जाते हो प्राइवेट स्कूलों का उद्घाटन करने चले जाते हो, स्कूलों के ना ही पूछो आप, बंद हो गए स्कूल, लाखों स्कूल बंद हो गए। बहुत एक एक टीचर पढ़ा रहा है पूरे स्कूल में, स्कूलों में शिक्षक भर्ती कर ही नहीं रहे, एक टीचर पढ़ा रहा है, वो अपना मिड डे मील भी खिला रहा है, वो अटेंडेंस भी लगा रहा है, वो बोर्ड भी साफ कर रहा है। घटनाएं आती हैं, सांप मिल गया खाने में, पानी में दूध मिला के पिलाया जा रहा था, क्या स्थिति है देश की वो आप नहीं देख पा रहे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी तो ज्यादा वक्त विदेश में ही रहते हैं, मीडिया वो फीडबैक वहां तक पहुंचा नहीं पा रहा। मेलोनी को मेलोडी खिला देते हैं बस। अरे मेलोनी की भी बड़ी हालत बुरी की है इस जेनजी जनरेशन ने, खूब मैसेज किए वहां पर ना उनके कमेंट, ये ब्रेकअप करा के मानेगी। क्या लिख रहे हैं उसके मैसेज में? मैसेज में लिख रहे हैं कि तुम अपने बॉयफ्रेंड को मना करो, बात पता नहीं। अरे भाई ये जो आजकल का जेनजी है कितना बदमाश है, बहुत क्रिएटिव है, बहुत बदमाश कितना है, और इसकी कोई हद नहीं है, ये कहीं भी पहुंच जाएगा, कुछ भी लिख देगा, कुछ भी लिख देगा, आप इससे नहीं जीत सकते हो। क्या गजब गजब चीज, बहुत अनफिल्टर्ड है ये, बहुत अनफिल्टर्ड है, परवाह नहीं किसी की।
कुछ भी जिस दिन बोल लाठी देगा। खाई अगले दिन फिर पहुंच गया वहां। ये एक बहुत भाई बड़ा कमाल की बात है। हमने इतिहास सुना में था हुआ कि है। पुलिस मार दे लाठी तो आदमी थाने के आगे से पूरे जीवन नहीं निकलता। नहीं निकलता, सही बात है। ये उसी के पास बैठ के बोल रहे हैं अंकल आज नहीं मारोगे। ये उसी को कह रहे हैं अंकल आज नहीं मारोगे, कल तो बहुत आपने मारा, आज थोड़ा नीचे मार लेना, ऊपर बहुत दुखता है। बहुत 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 बड़ी बात है ये, बहुत। अच्छा, मैं जाते जाते क्या मैं ओझा सर के बारे में पूछना चाहता हूँ, आपके क्या विचार हैं। ओझा सर भी आए थे हमारे पॉडकास्ट पे और बड़े ही बिंदास व्यक्ति लगे मेरे को, तो बहुत ही बिंदास से मस्त, बड़ी आपके बहुत ओझा मस्त साहब और बहुत इनोसेंट है, बहुत बढ़िया आदमी बहुत है। इनोसेंट मतलब मैं बहुत लोगों को जीवन में मिला हूँ, लेकिन इतने सरल और ज्ञान का भंडार है, इसमें कोई दो राय आप नहीं है। ओझा साहब का नंबर सेव कर लीजिए अपने फोन में, आपको स्टेटस दिखेंगे, आंधियों से कह दो कि औकात में रहे, मेरे 3 अंडरवियर उड़ चुके हैं भाई उनके स्टेटस। मैं कभी स्टेटस लगाता नहीं हूँ, देखता नहीं हूँ, उनके देखता हूँ कि उसमें सिर्फ कॉमेडी होगी, अरे भाई उस ओझा लेवल की साहब, कॉमेडी करेंगे वो। लेकिन क्या गजब सिखाते हैं। देखो मैं तो उनका जब पॉडकास्ट हो रहा था तो हमारा जो टीम बैठा है सब, ये सब हंस हंस के पागल, ओटा साहब बोले जा रहे हैं और हम हंसे जा रहे हैं, लेकिन क्या गजब। और सबका ज्ञान की तो इसमें कोई शक बिल्कुल नहीं, बिल्कुल, बहुत वो भरमार है। यूपीएससी का हम कहते हैं कि कोई एक बार तैयारी कर ले उसके पास ज्ञान आ जाता है, उन्होंने तो यूपीएससी की तैयारी सालों साल कराई है, क्या बात है। तो वो मैंने ज्ञान तो तो। उनसे पूछा, मैंने कहा बाबा जी के पास कहाँ चले गए आप। अच्छा, हाँ, नहीं अभी उनको पैसा कमाने की चाहत है तो जाना चाहिए, इसमें गलत नहीं है। पैसा पूसा मिलता है। अरे और क्या, तो वो जो है वहां पे कीर्तन करने थोड़ी गए, बाबा जी खुद पैसा कमा रहे हैं। नहीं, मैंने तो बोला था बाबा जी तो बिजनेसमैन है, आप कहाँ चले गए बिजनेसमैन के पास। बाबा जी खतरनाक है यार। मैंने क्या है ना, एक शो करना था अपना, मैं शो लेके आ रहा था देश की बात, बड़ा यूनिक सा शो था जिसमें जबरदस्त चर्चा होगी, तो संस्कार टीवी के साथ हमारा कोलेब्रेशन था कि भाई हम आपके स्टूडियो में करेंगे इस तरीके से। सब कुछ फाइनलाइज हो गया था, पूरी बात सब कुछ करना ही था, वो भी उन्होंने भी तैयारी शुरू कर दी थी जो भी करना था। फिर बीच में हमारा एक वीडियो आया जिसमें हमने बाबा रामदेव पे कटाक्ष किया कि तो उन्होंने मना कर दिया फिर। उन्होंने हमारा कैंसिल कर दिया बाबा रामदेव के लोगों ने, तो बड़ा गलत हुआ। बाबा रामदेव सुन रहे हैं तो उनको इस चीज़ को वापस लेना चाहिए और हमारा वो शो करने देना शो चाहिए। करने देना चाहिए, तो क्योंकि रामदेव जी ने मना करा इनको शो करने के लिए। मतलब जैसे ही लोगों, मैं गया ना देखने, जब तक मेरी टीम बात कर रही थी सब कुछ सही था, जब मैं देखने गया बस वहीं से मना हो गई। इससे अच्छा तो मैं एक शो कर ही लेता डायरेक्ट, लेकिन क्या पता उस दिन मैं गेस्ट बुला लेता और वो डायरेक्ट मना करते कि नहीं हो पाएगा। तो मुझे तो करना ही है, मैं करूंगा ही। मुझे इस सब टॉपिक्स पे शो करने हैं, आत्मनिर्भर भारत का सच क्या है, डिजिटल इंडिया का सच क्या है, पेपर लीक का सच क्या है, देश की बात करनी है। मैं चाहता हूँ कि 2047 में भारत विकसित हो, उससे पहले ही हो, और उसके लिए हम सबको लगना पड़ेगा। मोदी जी के खाली भाषणों से देश विकसित नहीं हो जाएगा, या उनके कहते मोदी जी रहने में से। कोई अच्छी बात तो होगी, वो बताओ। आप मोदी जी को इतना कटाक्ष कर रहे हो, मैं जाते जाते पूछ लेता मोदी हूँ, जी में कुछ अच्छी तो बात अच्छा भी होगा इतने साल से। एज ए व्यक्तिगत मैं बता सकता हूँ, नहीं, सब बहुत लोग ये बोलते हैं व्यक्तिगत तो बहुत अच्छे हैं, हाँ। लेकिन हम उनको पसंद नहीं करते, ये क्या बात यार है। देखो, अब मैं ये कहूँ कि वो बहुत तैयार होके रहते हैं, इसमें देश हित की क्या बात है? नहीं है ना, इससे देश हित पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बात, और अच्छे कुछ फैसले लिए उन्होंने। अब मैं कहूँ कि यार वो लोगों का बड़ा ध्यान रखते हैं, उन्होंने अपनी कैबिनेट को कहा था कि हाइड्रेटेड रहो, पानी पीते रहो, तो ये एज ए पर्सन बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि तुम्हारी कैबिनेट इतनी कमजोर है कि तुम्हें इस पानी पीने चाहिए के लिए कैबिनेट मीटिंग की बातें ये बाहर आ रही हैं, मीडिया को ये बताना चाहिए कि उस कैबिनेट में क्या चर्चा हुई, कैसे रेल व्यवस्था सुधरेगी कि रेल पटरी से ना उतरे, कैसे महंगाई को कंट्रोल किया जाएगा, कैसे जो आत्मनिर्भर भारत का सपना हम लेके चल रहे हैं इसको जमीनी स्तर पे कैसे ठीक किया जाए। आज भारत में सिर्फ क्या हो रहा है, असेंबलिंग हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही, असेंबलिंग हो रही है। मैन्युफैक्चरिंग होती तो बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनता, सरकारी नौकरियों की भर्तियां भी ज़्यादा होती और प्राइवेट नौकरी में भी कमी नहीं होती। आज बहुत बुरे हालात हैं रोजगार के देश में। ऐसा लगता है आपको? हाँ बिल्कुल लगता है, देखता ऐसा? हूँ मैं बहुत करीब से, बिल्कुल है, बिल्कुल भी। जितने आप अपने फरीदाबाद को देख लीजिए, इसको इंडस्ट्रियल एरिया कहा जाता था। मैं आपसे पूछूं 10 सालों में क्या आज वो हाइप है यहाँ के इंडस्ट्रियल एरिया की? क्या इंडस्ट्री थी, गुडियर था, यहाँ जेसीबी होती थी, एस्कॉर्ट्स होती थी, बताइए यहाँ पर आप। एक से बढ़कर एक बाटा, इतना बड़ा बड़ा बताओ, कंपनियां वो वहीं थम के रह गया है, नीचे चला गया। नीचे चला गया। वही बात देखिए, अगर यहाँ पे और इंडस्ट्री बनती, अगर एक बड़ी फैक्ट्री भी लगे तो उसके बगल में एक छोटी छोटी 20 लगती बीट भी खुलेगा, जहाँ पे 10 पुलिस वाले चाहिए तो 10 भर्ती निकल आई। अगर ज्यादा इंडस्ट्री लग जाए तो यहीं पे एक जीएसटी का ऑफिस भी बनेगा, वहां से 150 लोगों की भर्ती होगी, इनकम टैक्स का भी लगेगा। लगेंगे कि नहीं लगेंगे ये सब? तो प्राइवेट चीजें बढ़ने से, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगने से सरकारी नौकरियों की भी जो है रास्ता खुलता है, दोनों ही चीजें खुलती हैं। तो वो चीजें नहीं हो पाई,
और आज हर चीज के केंद्र में पैसा, कोचिंग इंडस्ट्री केंद्र में पैसा, हेल्थ व्यवस्था केंद्र में पैसा, राजनीति केंद्र में पैसा, हर चीज के केंद्र में पैसा होगा साहब, तो वेलफेयर कभी नहीं होगा। पैसा लेके जाएंगे ऊपर, क्या करेंगे आप पैसा पता का? नहीं क्या हाँ? चल रहा है, क्या इतना पैसा क्या करेंगे? समझ में ही नहीं आ रहा है कि लोग किसी मंत्री का सुनते हैं उसकी बाहर 15,000 करोड़ की कंपनी हो गई, 1500 करोड़ की नहीं कंपनी तो हो कहाँ गई, ऊपर लेके जाएंगे साथ? पता नहीं कैसे जाता है ऊपर। मेरे नाना भी थे एक ऐसे ही बहुत कंजूस आदमी, वो मुझसे पूछते थे कि यार मैं अपने पैसे को कैसे लेके जा सकता ऊपर? हूँ, सीरियस पूछते थे वो मुझसे। अरे नहीं। सीरियसली मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल भी अच्छे आदमी नहीं थे वो, मुझसे सीरियस पूछते थे कि मैं इस पैसे को कैसे लेके जा सकता हूँ। तो हमने तो देखा है वो लाइव तो एकदम। क्या बताया आपने? मैंने कहा कि ठीक है ले जाना, भर देंगे आपकी जेबों में, और क्या। बट भरा नहीं, मेरी मम्मी ने ले लिया बाद में सब। मेरी मम्मी इकलौती संतान थी, उसके बावजूद भी हमारा जीवन बड़ा खराब बीता है बचपन का, क्योंकि नाना ने कहा सारे सपोर्ट मिलेंगे बस सिवाय धन के। वो आपने नहीं बोला बाकी हमें चाहिए नहीं, खाली धन दे दो, हाँ, बाकी हम खुद कर लेंगे। वही मैंने, उन्होंने कभी नहीं दिया, वो अपने आप को हीरो समझते थे। बट हमने उनको टेक ओवर किया बाद में और बहुत आगे निकल, ओवरटेक किया, नॉट टेक ओवर, ओवरटेक किया। बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुक्रिया अभिनय इस बिंदास बातचीत के लिए, और इसी तरह से बिंदास बात करते रहो, बिना बिल्कुल किसी घबराहट अनफिल्टर्ड के, होकर के एकदम देश की अनफिल्टर्ड बात रहो, करते ऐसा ही रहना। बिल्कुल वैभव सूर्यवंशी की तरह फ्रंट फुट पर ही छक्का मारना, चाहे गेंदबाज कोई मर्जी हो। जी जी जी, मेरी एकदम। शुभकामनाएं जब भी आपके सरकारें साथ हैं। बदलेंगी और वो भी गलत करेंगी तो हम हमेशा आवाज मेरी उठाएंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। Thank इसी you तरह very much, बहुत thank बहुत शुक्रिया अभिनय। और ये हमारे साथ हैं अभिनय मैथ्स, और मुझे लगता है कि आज का पॉडकास्ट आपको बड़ा एक गूज़बम्प देगा। बहुत सारी अंदर की बातें भी अभिनय से हुई। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगले किसी और पॉडकास्ट के साथ जल्द आपसे मिलता हूँ, तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।